अबू सलीम को इंटरोगेट करने से पुलिस वाले ही डरते थे। ये तो दाऊद का राइट हैंड आदमी जिसको इन्होंने बॉलीवुड सौंप रखा था। अचानक मैं पहुंचा जहां इंटरोगेट हो रहा था, वो उसको फेस तक नहीं कर रहा था इन्वेस्टिगेटिंग अफसर। जब आप अबू सलीम को इंटरोगेट कर रहे थे तब उसने आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी कि उसकी दोस्ती थी बॉलीवुड में कई सारे लोगों के साथ में, और उसने एक और चीज कही थी कि एक खान है जो उनके बहुत अच्छे मित्र है, 24 घंटे के अंदर उनके मैसेजेस का रिप्लाई भी कर देते हैं। उसने तो ये तक कहा था कि अगर मैं उसके पास मैसेज भेजूं तो वो 24 घंटे के अंदर जहां भी होगा वो मेरे से मिलने आएगा। सो कौन से खान थे? राकेश रोशन की फिल्म आई थी 1999-2000 में, कहो ना प्यार है। इस फिल्म के आने के बाद में उनकी किस्मत पलटी और उनको अच्छी खासी कमाई हो गई। अब अंडरवर्ल्ड के लोग बड़ी नजर रखते थे बॉलीवुड पर कि किसको कितना पैसा मिल रहा है, किसकी फिल्म पिट रही है, किसकी फिल्म चल रही है। तो राकेश रोशन भी निशाने पर आ गए अंडरवर्ल्ड के। बाला साहब ठाकरे के बारे में लिखा था कि बाला साहब ठाकरे कमांडेड ही शिवसैनिक लाइक ए कमांडर एंड ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक अटैक। मेन एम्फेसिस सबका ये था बाला साहब ठाकरे अरेस्ट होना चाहिए और आर.डी. त्यागी अरेस्ट होना चाहिए। अगर ये हो गया तो समझो श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई। जब मुस्लिम संगठन और ये एनजीओ सोनिया गांधी के पास आकर मिले तो सोनिया गांधी ने फिर विलासराव देशमुख को अपने पास बुला लिया, उनको हाजिर होने के लिए कहा। ये दोनों लोग जब दंगा चल रहा था मुंबई में तब ये मातोश्री गए थे शिवसेना प्रमुख बाला ठाकरे से मिलने के लिए, और वहां पर इनका ये कहना था कि इन्होंने देखा कि ठाकरे किसी मिलिट्री जनरल के जैसे अपने शिव सैनिकों को आदेश दे रहे थे मुसलमानों को मारने के लिए। और इसी कन्वर्सेशन में उन्होंने तब आईपीएस अधिकारी थे ए खान, उनको भी मारने का निर्देश दिया था, ऐसा इनका कहना है। छगन भुजबल जी आपको कॉल करते हैं, आपको कहते हैं कि आप इतने डरे हुए क्यों है, बाल ठाकरे को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको उनसे डर लगता है क्या? सीधा ये बोला कि काय रघुवंशी सूर्यवंशी तुम्ही काय घाबरतात का? मैंने सब किस चीज से केस का दाखिल करत नाही बाल ठाकरे विरुद्ध आणि अरेस्ट का करत नाही? ट्रबल शूटर मेरे आज के जो गेस्ट है, इन्हें लोग प्यार से ट्रबल शूटर कहते हैं। क्यों? इसका रीजन आपको बहुत जल्द इस पॉडकास्ट पे समझ आ जाएगा। मेरे आज के पॉडकास्ट पे गेस्ट है केपी रघुवंशी सर और जितेंद्र दीक्षित सर। इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं केपी सर से उनके लाइफ के बारे में। केपी रघुवंशी इंडियन पुलिस सर्विस में एक बहुत ही लेजेंडरी नाम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें उन सब जगहों पे भेजा जहां पे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स आ रही होती, और ये एरियाज होते गढ़चिरौली जैसे एरियाज, जहां पे जाके केपी रघुवंशी चुटकियों में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते अपने मैजिक से। इस पॉडकास्ट पे हमने डिस्कस किया है किस तरह से केपी रघुवंशी सर ने गढ़चिरौली में नक्सल मूवमेंट को खत्म किया, वहां पे C60 कमांडो फोर्स बनाई। हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से उन्होंने अबू सलीम को इंटेरोगेट किया था, और ऐसी कई सारी चीजों के बारे में बात की जो अबू सलीम ने उन्हें बताई थी, स्पेशली अबाउट द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से केपी रघुवंशी सर के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया था बाल ठाकरे जी को अरेस्ट करने के लिए। इस पॉडकास्ट में आपको धमाकेदार इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये पॉडकास्ट पहले कभी किसी ने नहीं किया है। यू आर द फर्स्ट पीपल टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। ये पॉडकास्ट बेस्ड है ट्रबल शूटर बुक के ऊपर, जिसे लिखा है जितेंद्र दीक्षित सर ने केपी रघुवंशी सर के लाइफ के बारे में। अगर आपको इस किताब को परचेज करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या पिन कमेंट्स में भी मिल जाएगा। इस पॉडकास्ट पे हमने बहुत सारे वेरिड सब्जेक्ट्स के ऊपर बात की है। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में जानना है डायरेक्टली, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। अबू सलीम को इंटरोगेट करना। अब बुक में ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, जबकि हमने इतने सारे जितेंद्र सर के साथ में क्राइम के ऊपर पॉडकास्ट किए हैं। अबू सलीम को इंटरोगेट करने से पुलिस वाले ही डरते थे। ये क्या चीज़ थी, मतलब क्यों डर था इतना? देखिए, ऐसा है कि अगर आपके याद हो, एक ज़माने में सचमुच में अंडरवर्ल्ड में का खौफ था, और ये जो अबू सलीम है, ये तो दाऊद का राइट हैंड आदमी जिसको इन्होंने बॉलीवुड सौंप रखा था। बॉलीवुड को सारा हैंडल अब ये करता था। अब उसमें कई बार एक आध डायरेक्टर्स वगैरह के मर्डर भी हुए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर भी हुए हैं, ये सब आपको पता है। तो समहाउ जब ये अरेस्ट हो जाने के बाद में, हालांकि उसको जब हमारे पहले वो सीबीआई में था, सीबीआई के बाद में हमारे पास वो हमारी कस्टडी में था, तो जब इंट्रोगेशन आया तो मैं सरप्राइज था कि उससे जब भी कुछ पूछे, भाई क्या, तो कुछ नहीं कहा के, क्योंकि जैन मर्डर केस में तो उसमें कन्विक्शन हुआ है, बाद में उसको सारा हमारे पास वो सारा दुबई तक का एविडेंस लेकर के आए थे उसमें। तो उसको इंट्रोगेशन करते हुए पुलिस ऑफिसर
हमेशा खाली हाथ। मैंने कहा क्या तुझे, मैं एक दिन अचानक मैं पहुंचा जहाँ इंट्रोगेट हो रहा था, तो जिस तरह से वो उसको फेस तक नहीं कर रहा था इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, ऐसे ही उससे बातचीत कर रहा था। तो मैंने कहा कि भाई ये तो ये क्या है। उससे नजर नहीं मिला रहा था, अबू सलेम से जांच अधिकारी नजर मिला नहीं रहा था, दूसरी तरफ देख रहा था उससे पूछताछ करते हुए। तो मैं इट वाज सरप्राइज कि भाई तुम्हारे मन में इस तरह का डर क्यों। तो वो उन दिनों में इस तरह का, हालांकि उसको समय भी काफी हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो अबू सलीम का खौफ था। सर, जब आप अबू सलीम को इंटरोगेट कर रहे थे तब उसने आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी कि उसकी दोस्ती थी बॉलीवुड में कई सारे लोगों के साथ में, और उसने एक और चीज़ कही थी कि एक खान है जो उनके बहुत अच्छे मित्र है और 24 घंटे के अंदर उनके मैसेजेस का रिप्लाई भी कर देते हैं। ये वाला किस्सा मुझे बताना। मैसेज का रिप्लाई नहीं, उसने तो ये तक कहा था कि अगर मैं उसके पास मैसेज भेजूं तो वो 24 घंटे के अंदर जहां भी होगा वो मेरे से मिलने आएगा। सो कौन से खान थे? अब ये कितने खान हैं तो आपको पता ही। वो वाला खान जिसके अंडरवर्ल्ड से अच्छे रिश्ते रहे हैं, अब समझ जाओ। वो वाला खान जो दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाता था, तो वही वाला खान। राइट। एंड सर, इसके बाद में आपने एक और चीज़ बताई है, बुक में आपने बताई है सर कि संजय दत्त के बारे में भी उसने एक ऐसी चीज़ कही थी जो सुन के सब लोग हंसने लगे थे। अबू सलीम ने बताया था, ये क्या चीज़ थी? ये जो है ये अबू सलीम यूपी का है, आजमगढ़ का के पास का है। तो वहाँ पर गन्ने वन्ने तो होता ही है, गेहूँ गन्ना बहुत होता है। तो जब उससे पूछ रहे थे कि जब चूँकि एक हमारे केस तो ऑलरेडी चार्जशीटेड था, तो लेकिन चूँकि इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या क्या, बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो हमने इसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सामने आने वाला कोई नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन इंट्रोगेशन में इसने जब ये बताया कि जब ये 92-93 का जो हादसा हुआ, तो उस टाइम जो AK-47 आई थी वो जो ट्रक में भर के आई थी, तो उसने एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से गन्ना निकालते हैं, गन्ना निकाल के कौन सा गन्ना अच्छा है कौन सा, इस तरह से वो AK-47 में उसको छांट रहा था कि को था AK-47 तो सारी एक जैसी है। ऐसा उसने उदाहरण दिया था कि साहब गन्ने के जिस तरह गन्ने के उसमें से उसमें गन्ना निकालते हैं, इस तरह से वो AK-47 छांट रहा था। ओके। ये नहीं, ये इस तरह से करके। राइट। एंड जितेंद्र सर, एक चीज़ जो मैं आपसे चाहता हूँ कि लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट आप बताएं, राकेश रोशन के साथ में क्या हुआ था? अबू सलीम ने क्या किया था? उस वक्त में ये दौर था कि बॉलीवुड की हस्तियों से, फिल्मकारों से बड़े पैमाने पर एक्सटॉर्शन होता था, और जिसकी भी फिल्म अच्छी चल जाती थी तो बॉलीवुड के तमाम गैंगस्टर्स जो है उनको फ़ोन करते थे पैसा मांगने के लिए, और अगर पैसा नहीं देते थे तो उनकी हत्या करवा देते थे, उन पर फायरिंग करवा देते थे। राकेश रोशन की फिल्म आई थी 1999-2000 में, कहो ना प्यार है। उसके पहले ऋतिक रोशन को उन्होंने अपने बेटे को ही लॉन्च किया था। उसके पहले आर्थिक तौर पर उनकी हालत बहुत ख़राब चल रही थी राकेश रोशन की, लेकिन इस फिल्म के आने के बाद में उनकी किस्मत पलटी और उनको अच्छी खासी कमाई हो गई। अब अंडरवर्ल्ड के लोग बड़ी नज़र रखते थे बॉलीवुड पर कि किसको कितना पैसा मिल रहा है, किसकी फिल्म पिट रही है, किसकी फिल्म चल रही है। तो राकेश रोशन भी निशाने पर आ गए अंडरवर्ल्ड के, और अबू सलीम गैंग के निशाने पर आए, और अबू सलीम ने उनसे भी पैसे की मांग की थी, उगाही की थी। तो जब अबू सलीम अल्टीमेटली गिरफ्तार होकर भारत आया और ATS ने जब उससे पूछताछ शुरू की, तो और भी मामलों के बारे में जानकारी हासिल करने की, जुटाने की कोशिश कर रहे थे ATS के अधिकारी, ताकि ये देख सकें कि क्या फ्रेश मामले दर्ज हो सकते हैं। हालांकि वो तकनीकी तौर पे संभव नहीं है, क्योंकि जो करार हुआ था पोर्टुगल की सरकार के साथ, तो और एक्स्ट्रा मामले में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन जानकारी जुटाने के लिहाज से उससे पूछा जा रहा था, तो उसमें उसने राकेश रोशन के बारे में भी बताया था। आई थिंक फायरिंग भी हुई थी राकेश रोशन के ऊपर। राकेश रोशन के ऊपर फायरिंग हुई थी, और वो बाल बचे थे, क्योंकि समय रहते वो नानावटी अस्पताल पहुंच गए थे और उनकी जान बच गई थी। वो जब निकल रहे थे कहीं जाने के लिए, तो उनकी कार के ऊपर फायरिंग कर दी गई थी और उनको भी गोली लगी थी। राइट। KP सर, आप उसके बाद में राकेश रोशन से मिलने गए थे अबू सलीम के बारे में पूछताछ करनी। वहाँ पे राकेश रोशन ने आपको क्या बताया? मैं जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि मैं नहीं। मैंने कहा तुम आकर कहीं भी मिल लो, इस तरह का बात।
अल्टीमेट, क्योंकि ये जो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन इसने हमको बताई थी, हमारा उद्देश्य ये था कि एक तो ये कोई भी आदमी अकेला काम नहीं करता। ठीक है, अबू सलीम का पुर्तगाल के साथ हमारा जब हमने एक्स्ट्राडिशन किया तो हमारा समझौता हुआ, हमने कुछ अंडरटेकिंग दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके एक्म्प्लिसेस और भी तो हैं। तो वो यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, उससे क्या, तो वो जो बाकी लोग हैं तो उनका कुछ पता लगेगा। तो उसके सिलसिले में हम उससे इंक्वायरी करते, भाई क्या था, तो उसने इनका भी नाम, इनके ऊपर जो ऑर्गेनाइज किया था वो भी। तो मैं उनसे चाहता था कि अगर अब थोड़ा सा, क्योंकि वो तो रिपोर्टेड फायरिंग थी उस तरह का है, तो उसके बारे में उसके और एक्म्प्लिसेस होंगे। फायरिंग ये तो करने वाला था नहीं, दूसरे ने की थी, लेकिन ऑर्गेनाइज इसने कराई थी। इस सिलसिले में मैं उससे मिलना चाहता था। उसने कहा था अल्टीमेटली वगैरह साहब आपसे मिलूंगा, और वो भी जहाँ मैं आपकी वैन में आपसे आप आ जाए। तो मैं गया था इनसे मिलने के लिए। अब मिलने के बाद में उन्होंने बिल्कुल हाथ जोड़िए कह दिया कि साहब मुझे आप माफ़ करो, मैं अब अपनी शांति से ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं किसी किस्म का किसी कुछ उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। पर सर क्या ये बताता है कि इतने सालों बाद भी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का खौफ है वो? देखो, अब तो अगर देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड तो की तो बिल्कुल बैकबोन टूट गई, थैंक्स टू महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस। उन्होंने चाहे MCO हो या जो भी तरीके अपनाए हों, लेकिन हाँ, एक ज़माना था, आपके याद हो, कोई अगर बड़ी कार खरीदता था उसको भी फ़ोन आता था, कोई बड़ा घर खरीदता था उसको फ़ोन आता था, किसी की बड़ी फिल्म बनती थी उसको फ़ोन आता था। यहाँ तक कि ये लोगों ने तो ये भी डिसाइड करना शुरू कर दिया था कि उसकी मूवी में कौन हीरोइन होने चाहिए और कौन हीरो ना होना चाहिए। इस तरह का माहौल था। इसमें कोई शक नहीं, जब तक अबू सलीम अरेस्ट नहीं हुआ था, पूरा बॉलीवुड दहशत में था, इसमें तो कोई शक है नहीं। इसका तो बहुत बड़ा, मतलब इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मोनिका बेदी भी है। मोनिका बेदी भी। आपने उनसे भी बात की थी अबू सलीम के बारे में, उन्होंने क्या बताया था? नहीं, हमारे उस, चूंकि वो पासपोर्ट का केस था, वो हमारे पास नहीं था। ओके इनफॉर्मली हमने उसको बातचीत की। ओके। एंड जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, जितेंद्र सर के साथ में हमने अबू सलीम पे बहुत बात की, मोनिका बेदी के बारे में बात की, आप उनके परिवार से भी मिलने गए थे, वो अगर आप चाहते हो तो आप वो चेक कर सकते हो पॉडकास्ट। बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा भी हुआ था आपके साथ में, जहाँ पे आप विलासराव देशमुख जी के साथ में सोनिया गांधी से मिलने गए थे। बिफोर हम उस पर सर, एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को दे कि ये मीटिंग जो हुई थी, इसका रीजन क्या था? श्री कृष्ण कमीशन जो सर को रिकमेंडेशंस उसके अप्लाई करने थे, वो क्या थे एग्जैक्टली? 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। उसके बाद मुंबई में भीषण दंगे हुए जो 1 हफ्ते तक चले। उसके 1 महीने बाद 6 जनवरी को फिर से दूसरे दौर के दंगे शुरू हुए, वो भी 1 हफ्ते तक चले, और उसमें करीब 800-900 लोग मारे गए इन दोनों दौर के दंगों में। इनकी जांच के लिए सरकार ने एक जज BN श्रीकृष्ण की अगुवाई में कमीशन की स्थापना की। इस कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट में कई लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें शिवसेना को इंडिक्ट किया। इसके साथ ही कई पुलिस अधिकारियों को भी उसमें इंडिक्ट किया गया। बाल ठाकरे के ऊपर कई सारे आरोप इस कमीशन ने अपने रिपोर्ट में लगाए। अब कमीशन ने जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया था, उन पर कार्रवाई करने के लिए, यानी उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक STF बनाने का फैसला किया, और उस STF को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई IPS अधिकारी KP रघुवंशी जी के ऊपर। तो उन्होंने STF खड़ा किया। वो अपने आप में अलग कहानी है कि STF कैसे खड़ा किया गया, वो रघुवंशी जी खुद बताएंगे आपको। वो STF उन्होंने तैयार किया। अब किसी के खिलाफ ऐसे तो कार्रवाई कर नहीं सकते। एक तो STF जब बना, दंगों के 7-8 साल के बाद में बना, तो कई सारे गवाह जो है वो गायब हो चुके थे, नहीं मिल रहे थे, उनको ढूंढना था। फिर इतने हैवी डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, उसको पढ़ना था, फिर ये देखना था कि केस बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कानूनी सलाह लेनी थी। तो उसकी वजह से वो सारा कुछ डिले हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कई NGOs और मुस्लिम संगठन वो सरकार पर दबाव बना रहे थे। उस वक्त कांग्रेस NCP की सरकार थी महाराष्ट्र में, कि जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए, STF बाल ठाकरे को अरेस्ट करे, या RD त्यागी जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, उनके ऊपर सुलेमान बेकरी कांड में उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने बेगुनाहों की हत्या कर दी, उनको गिरफ्तार करे। तो इस तरह का दबाव डाला जा रहा था महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। जब उन्होंने देखा कि STF तो अपनी रफ्तार से ही काम कर रही, तो वो लोग सीधा पहुंच गए सोनिया गांधी के पास,
और सोनिया गांधी के साथ उन्होंने मीटिंग की और शिकायत की विलासराव देशमुख की, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कि देखिए आपकी सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बाल ठाकरे को अरेस्ट नहीं कर रही है, आरडी त्यागी को अरेस्ट नहीं कर रही है, जो दंगों के जो लोग आरोपी हैं, श्री कृष्ण कमीशन ने जिनको आरोपी बताया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहने के लिए एसटीएफ बना दिया है। तो सोनिया गांधी पर इस तरह का दबाव डाला गया। तो सोनिया गांधी ने, जब मुस्लिम संगठन और ये एनजीओ सोनिया गांधी के पास आकर मिले, तो सोनिया गांधी ने फिर विलासराव देशमुख को अपने पास बुला लिया, उनको हाजिर होने के लिए कहा। तो जब विलासराव देशमुख सोनिया गांधी से मिलने गए तो वो अपने साथ एसटीएफ चीफ और एसटीएफ के फाउंडर केपी रघुवंशी को भी साथ में लेके गए, ताकि सोनिया गांधी अगर कुछ सवाल पूछती हैं तो केपी रघुवंशी की मदद से वो उनके सवालों का जवाब दे सकें। ये कॉन्टेक्स्ट है। सर यहाँ पे मैं चाहता हूँ पहले तो आप पूरा ये जो सोनिया गांधी के साथ मीटिंग थी इसके बारे में बताएं, एंड ऑल्सो ये भी बताएं कि जब आपको एसटीएफ चीफ बनाया गया तो चीफ तो बना दिया, लेकिन उसके बाद आपको पता चला एसटीएफ टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसे आपको खड़ा करना था पूरा, वो कैसे हुआ? एंड फिर उसके बाद में हम विलासराव देशमुख जी और आपकी मीटिंग के बारे में बात करेंगे सोनिया गांधी के साथ। देखिए, जैसा अभी जितेंद्र ने बताया, ये जो इलेक्शन उस टाइम पर जो 92 के 93 के बाद में जो इलेक्शन हुए उसमें सरकार बदल गई। सरकार बदल जाने के बाद में श्री कृष्णा कमीशन अपॉइंट हुआ। उसके बाद में फिर वो एक कहानी है, उसको एबोलिश कर दिया, फिर उसको वापस बना दिया। और जब दोबारा इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन आए, तो उस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा था कि हम इसके जो रिपोर्ट श्री कृष्ण कमीशन ने दी है, जिसको बीजेपी और कांग्रेस शिवसेना सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है, हम उसको लागू करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट कभी लागू हुई नहीं है आज तक, ये हिस्ट्री है, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे ऐसा मैनिफेस्टो में दे दिया। इलेक्शन के बाद में कांग्रेस और एनसीपी सरकार पावर में आ गई, तो इनके ऊपर जो एनजीओज थे और जो मुस्लिम संगठन थे, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन यहाँ दाखिल की कि ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन का सीबीआई को सौंप दिया जाए। तो जो सीबीआई को सौंपने वाली बात थी, इसके उस पर इन्होंने उसको महाराष्ट्र सरकार ने एसटीएफ की स्थापना की। मैं उस टाइम सीबीआई में था। सीबीआई में रहते रहते मुझे ये न्यूज़ मिली थी कि महाराष्ट्र सरकार ने एसटीएफ बनाया और मुझे उसका हेड बना दिया है। मेरे वापस आने का चल रहा था, मैं वापस आया। आने के बाद में मैंने वहाँ पर देखा एसटीएफ जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ कहाँ बैठना, कहाँ ऑफिस ढूंढने का काम, वो ऑफिस कहाँ है वो पता नहीं। तो जब मैं सीपी साहब से मिला, भाई मेरा ऑफिस कहाँ है, कभी जगह ढूंढ लो। तो मैं जगह वगैरह ढूंढ कर जैसे तैसे करके कि डीसीपी नारकोटिक्स का ऑफिस था, वो खाली हुआ था, वहाँ पर बैठ करके अपनी साधन सामग्री जोड़ करके मेरी टीम बना करके मैंने वो काम शुरू किया। तो जो लोगों ने पिटीशन हाई कोर्ट में डाल रखा था, तो वो सीबीआई को केस दे दिया जाए, तो महाराष्ट्र सरकार का ने ये वो किया कि भाई हमने तो सीबीआई का अधिकारी जो है उसको, एक्सपीरियंस अधिकारी को उसका चीफ बनाया है। लेकिन ये होने के बाद में भी 4-6 महीने हो गए थे, लोग संतुष्ट नहीं थे। लोगों को लग रहा था कि कुछ कार्रवाई हो। अब चूंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर के नाम 24-25 तो नाम से दिए हुए थे। फिर उसमें बाला साहब ठाकरे के बारे में लिखा था कि बाला साहब ठाकरे कमांडेड ही शिवसैनिक लाइक ए कमांडर एंड ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक अटैक। तो बोले जब कमीशन ने ये बोल दिया है तो ये एसटीएफ चीफ कौन होता है, उसको क्वेश्चन करने वाला है, उसको तो एफआईआर दाखिल करके और केस दाखिल करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। उसी तरह से जो आरडी त्यागी थे, उस टाइम जॉइंट कमिश्नर थे, बाद में वो सीपी करके रिटायर हुए, डीजी भी बने एनएसजी के, उनके बारे में लिखा था कि मिस्टर आरडी त्यागी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ 13 और 17 मुस्लिम इन सुलेमान उस्मान बेकरी। वो जब कमीशन ने इतना सब क्लियर कट लिखा है, तो एसटीएफ का कौन होता है उसको एग्जामिन करने वाला? अब ये इन सारे केसेस में सबूत चाहिए। अब सब ये ताकि कोर्ट में स्टैंड कर सके। मुझे सीबीआई का अनुभव था, तो जब ये हो रहा था तो कुछ लोगों ने जाकर के उसमें तो एक तो ऐसे थे, यहाँ मिनिस्टर थे, और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया ये कह करके कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं कर। मतलब महाराष्ट्र सरकार में जो मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया। सोचो कितनी विचित्र बात है। और मैं वहां जब सुप्रीम कोर्ट में जाता था, मुझे एफिडेविट दाखिल करना पड़ा। एक तरफ वे खड़े रहते थे, एक तरफ मैं खड़ा रहता था। मैं भी गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मातहत कर्मचारी था, और वो महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे। दोनों अपोजिट साइड में होते थे। एक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, जो मैं कर्मचारी था, और जो मिनिस्टर थे वो उसको अपोज करते थे। वो सरकार सेम ही है।
सर तो- कौन थे मिनिस्टर, नाम बता दीजिए। नसीम खान उस टाइम मिनिस्टर थे, तो उसमें वो तो रिकॉर्ड की बात, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि जब लोगों ने कहा कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बार बार मुझे बुलाया जाता था। तो लोगों ने जाकर डेलीगेशन मिला, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी मिला और सोनिया गांधी को मिला। तो मुझे आदेश हुआ कि भाई वहाँ पर दिल्ली चलना है और वहाँ सोनिया गांधी जी से शायद मिलना पड़ेगा और अर्जुन सिंह ने मिलना पड़ेगा। मैं ठीक है, तो मैं यहाँ से इनके साथ में सीएम साहब थे, कृपा शंकर सिंह होम मिनिस्टर थे, स्टेट होम मिनिस्टर थे, इनके सबके साथ में चला गया। ये वहाँ जाकर महाराष्ट्र सदन में हम लोगों का हुआ, तो वहाँ से पहले उसी जाने के बाद में हम लोग गए, जा कर के सब पहले अर्जुन सिंह साहब से मुलाकात की। तो उन्होंने बताया कि साहब ये हमारे STS चीफ हैं, बड़े अच्छे अधिकारी हैं, CBI में काम करते थे, और उसी के बारे में तो मैंने उनको बताया क्या क्या हमने किया है। तो हम वापस आ गए, हमने सोचा अभी काम खत्म हो गया, तो अभी तो अचानक से फिर हम वहाँ उतरे ही थे, तो विलासराव देशमुख साहब का वो आया कि रघुवंशी को बुलाओ, रघुवंशी अभी जाना है। तो मैं एकदम फिर तुरंत मैं अपने कमरे तक पहुंचा था। तो मैं तुरंत एकदम आया, आने के बाद मैं चूंकि उन दिनों में ये मोबाइल वगैरह आ ही गए थे, तो मैं एकदम से फिर उनके बोले चलो चलते हैं। तो मैं उनके साथ ही बैठ करके हम लोग फिर मिसेस सोनिया गांधी के वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने मेरे से परिचय कराया कि साहब ये STF के चीफ हैं, बहुत अच्छे हमारे अधिकारी हैं, और उन्होंने CBI में 6 साल काम किया है। अब हमने इनको वापस बुला करके STF का हेड बनाया है। और ये उसको मैंने बताया कि साहब ये बड़ी रिपोर्ट है, हम उसको एक एक लाइन, एक एक शब्द उसको कर रहे हैं, ताकि जो भी कार्रवाई हो, स्क्रूटनी उसको कोर्ट की स्क्रूटनी में स्टैंड हो सके। और जिस तरह पहले हुआ था फियास्को के, एक बार अरेस्ट हुए थे, उनका मेन एम्फेसिस सबका ये था बाला साहब ठाकरे अरेस्ट होना चाहिए और RD त्यागी अरेस्ट होना चाहिए। इन 2 लोगों के बारे अगर ये हो गया तो समझो श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई। ये बिल्कुल उन सबकी धारणा ये थी उस टाइम जो भी शासन में थे। तो मैंने उनको बताया, खैर मैं मुश्किल से 3 या 4 मिनट बैठा हूँगा, उसके बाद मैं ठीक है मैं करके बाहर आया। विलासराव देशमुख साहब रुके, उनको रुकने को बोला, वो 1 या 2 मिनट रुके। वो जब वो बाहर आए, बाहर आने के बाद देखा कि क्योंकि मैं विलासराव देशमुख साहब को जब से जानता था, जब वो स्टेट होम मिनिस्टर हुआ करते थे, मैं ASP शोलापुर था, बहुत बार उनको रिसीव किया था। जब CM रहते रहते मैं बहुत बार मुलाकात भी की। तो उनका चेहरा थोड़ा सा, हालांकि एवर स्माइलिंग फेस उनका हमेशा रहता था, चेहरा उतरा हुआ था। तो आने के बाद उन्होंने बताया, रघुवंशी नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड, अभी अपने को रिजल्ट दिखाना है। और थोड़ा ये बात थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई, अदरवाइज थोड़ा अपने लिए परेशानी पैदा होगी। मैंने साहब बिल्कुल करेंगे कर, तो हम कह करके और बैठ करके हम लोग वापस आ गए। आने के बाद में फिर जो भी है उसमें केस दाखिल भी हुआ, RD त्यागी साहब अरेस्ट भी हुए, ये सब चीज़। सर मैं इस पे वापस से आऊँगा, बट सर ये जो सोनिया गांधी ने बुलाया और विलासराव देशमुख के साथ में और आपके साथ में, सर के साथ में जो भी बातचीत हुई, ये टेक्निकली एक तरह से ये भी दिखाता है ना कि एक इन्फ्लुएंस था, एक दबाव था सोनिया गांधी के ऊपर भी ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये सच है? हाँ बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक तो माइनॉरिटीज़ का है, मुस्लिम्स का है, और इस पूरे मामले में जो मुस्लिम संगठन मिल रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, और जो NGOs भी थे, वो यही बात इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे सोनिया गांधी के ऊपर कि माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हुआ, और उस अत्याचार के लिए श्री कृष्ण कमीशन ने जिन लोगों को दोषी ठहराया, उनको आपकी सरकार, मतलब आपकी पार्टी की जो महाराष्ट्र में सरकार है, वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस वजह से एक पॉलिटिकल रीज़न भी था, पॉलिटिकली भी दबाव में थी, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक पर डेंट पड़ सकता था, क्योंकि दूसरी भी पार्टियां थी जो मुस्लिम वोट्स पर जो है अपना दावा कर रही थी, जैसे समाजवादी पार्टी उभर रही थी, तो उस वक्त में मुंबई में अपने पैर अच्छे से जमा रही थी। तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर हम माइनॉरिटीज हमसे नाराज हो गए तो फिर हमारे लिए पॉलिटिकली प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये भी एक था। ओके। एंड सर, ये जो बालकृष्ण कमीशन ने जो भी, श्री कृष्णा कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशंस दिए थे, इसके बाद में अरेस्ट तुरंत क्यों नहीं हो रहे थे? मतलब क्या प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से अरेस्ट, मतलब उनके रिकमेंडेशन के तुरंत बाद नहीं हुए? देखो, इसमें ऐसा है कि जो वैसे भी जो कमीशंस होते हैं इंक्वायरी कमीशन एक्ट के अंदर, उसमें जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो रिकमेंडेशन होती, ओके। वो जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होती।
तो जो उसमें कहा गया है उसको एज इट इज आप नहीं कर सकते, और वो मैंडेटरी भी नहीं होती। तो उसमें जो रिकमेंडेशंस है, उन रिकमेंडेशंस को लीगल फ्रेमवर्क में सबूत के आधार पर अगर नहीं होगा तो वो केवल रिकमेंडेशन रह जाती है, वो ऑब्जर्वेशन रह जाती है। तो उसको केवल अगर मान लीजिए उन्होंने कहा कि ये मिस्टर आर.डी. त्यागी सिंगल हैंडेडली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ सो मेनी पीपल एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर, अब उसका सबूत कहाँ है? सबूत तो चाहिए ना। जब तक सबूत नहीं होगा, सबूत तो हमने सारी रिपोर्ट पढ़ी, एफिडेविट लोगों ने दाखिल किए, वो पढ़े, हमने पूरी टीम बनाई, सब पढ़ करके जो, और उसके बाद में जब हमको इतना हो कि हमारी एफआईआर, कम से कम एफआईआर कोर्ट में स्क्रूटनी में रहे, इसी कारण से हम बाला साहब ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं कर पाए, क्योंकि केवल इस सेंटेंस के अलावा that he commanded his सैनिक्स like a general and organized systematic attack, वो सिस्टमेटिक अटैक ऑर्गेनाइज करने का सबूत कहाँ है? वो तो या तो वो कहीं कोई आकर के अपने स्टेटमेंट देना चाहिए, या कहीं कागजों में सबूत होना चाहिए। केवल इतने कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आप कोर्ट में क्या प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि जब कभी कोई केस दाखिल होता है तो उसमें प्रोसिक्यूशन के ऊपर जिम्मेदारी है टू प्रूव इन द कोर्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। रीजनेबल डाउट तो बाद की चीज है, वो तो पहले जो उतना तो होना चाहिए कि स्क्रूटनी। उससे पहले महाराष्ट्र में ही जो बाला साहब ठाकरे अरेस्ट हुए थे, और अरेस्ट होने के बाद में वो कोर्ट में जाते हुए उनको डिस्चार्ज कर दिया था। इस तरह का तमाशा मैं नहीं होने दूंगा, ये मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं इसी कारण से लोग मेरे ऊपर चढ़ के आते थे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मैं बिना सबूत के आगे नहीं बढ़ूंगा। सर, दंगों के मामले में बाल ठाकरे इसलिए भी नहीं अरेस्ट हो पाए क्योंकि जो दो कथित विटनेस थे, एक मुंबई के पूर्व मेयर चंद्रकांत हंडोरे और एक पत्रकार युवराज मोहिते, वो अपने बयान देने के लिए आपके पास नहीं आए, और इसकी वजह से भी आपका केस कमजोर हो गया और आपने फिर बाल ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया। जो पूरा का पूरा अगर सारी स्क्रूटनी में देखा जाए तो युवराज मोहिते के एफिडेविट के अलावा, जो उसने कमीशन को एफिडेविट दिया था, उसके अलावा कहीं कोई नहीं था। क्योंकि उसी ने अपने एफिडेविट में ये लिखा था कि जब राइट्स चल रहे थे, मैं और चंद्रकांत हंडोरे हम दोनों गए थे। हम पहले ये स्मगलर था, क्या नाम था उसका, हाजी मस्तान के पास गए। उसके बाद में हम भाई बाला साहब ठाकरे के पास गए, और जब हम बाला ठाकरे साहब के पास गए तो वो टेलीफोन पर ये इस तरह से कह रहे थे कि भाई मारो इनको, ये करो वो करो। तो सबसे पहले वो उसका एफिडेविट था, वो कमीशन के सामने था। हमने उसको भी बुलाया था, कॉन्टेक्ट किया, उसने कहा मुझे जो कुछ कहना था मैंने। युवराज मोहिते जी ने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया। उसने कह दिया मुझे जो कहना था कमीशन को कह दिया मैं नहीं आऊंगा। उसने हमारे सामने कोई स्टेटमेंट देने के लिए मना कर दिया। दूसरे बनते चंद्रकांत हंडोरे, वो कह रहे थे हाँ मैं दूंगा। अल्टीमेटली आके उन्होंने भी ये लिख कर दे दिया कि मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे जो एडवोकेट थे, जो हमको लीगल एडवाइजर दिए गए थे, श्री PR वकील, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी, जिनसे हाई कोर्ट के जजेस वगैरह भी जो उनके स्टूडेंट थे उनको बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने साफ कहा कि जब तक, अगर ये दो लोग थे उनके सामने हुआ, जब तक इनमें से आपके उसको सपोर्ट नहीं करता, ये एफिडेविट को अगर आप अपने तरफ से भी पुलिस कंप्लेनेंट बन के FIR दाखिल करती है, तो अगर जब तक ये स्टेटमेंट हाँ नहीं कहते तो आपकी FIR भी कोर्ट में नहीं खड़ी हो सकती। लिहाजा उन्होंने कह दिया कि इसका नो केस इज मेड आउट, हमने केस दाखिल नहीं किया। जितेंद्र सर, मैं चाहता हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे जो हमने बात की है, R.D. त्यागी जी जो थे उन्हें तो अरेस्ट हो गया था, पर बाल ठाकरे जी को अरेस्ट नहीं कर पाए बिकॉज युवराज मोहिते और जो हंडोरे थे जो उस वक्त वो स्टेटमेंट देने नहीं आए। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग फोन कॉल जो जिसकी बात की गई है किताब में भी, वो उन्होंने सुना था बाल ठाकरे को करते हुए। ये फोन कॉल क्या था एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें A खान के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था बाल ठाकरे जी ने। देखिए, कथित तौर पे ये जो युवराज मोहिते ने जो बयान दिया था श्री कृष्ण कमीशन के सामने, तो उसमें उसने ये बताया था कि वो चंद्रकांत हंडोरे जो अभी कांग्रेस के नेता हैं और उस वक्त में वो मुंबई के महापौर थे, ये दोनों लोग जब दंगा चल रहा था मुंबई में, तब ये मातोश्री गए थे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से मिलने के लिए। और वहां पर इनका ये कहना था कि इन्होंने देखा कि ठाकरे
किसी मिलिट्री जनरल के जैसे अपने शिवसैनिकों को आदेश दे रहे थे मुसलमानों को मारने के लिए। और इसी कन्वर्सेशन में उन्होंने, तब आईपीएस अधिकारी थे ए खान, उनको भी मारने का निर्देश दिया था, ऐसा इनका कहना है। बाल ठाकरे ने निर्देश दिया था। हाँ, इस तरह से इनका आरोप था कि उनको भी मारने के लिए कहा था, क्योंकि उनके ऊपर उस वक्त आरोप ये लगा था कि उन्होंने कुछ जगह पर फायरिंग की थी जिसमें कुछ हिंदू दंगाइयों की मौत हो गई थी, और ऐसे में ठाकरे उनसे काफी भड़के हुए थे। तो ये बात भी सामने आई थी। राइट। एंड इसके बाद में एक फ़ोन कॉल आता है आपको, छगन भुजबल जी आपको कॉल करते हैं, आपको कहते हैं कि आप इतने डरे हुए क्यों है, बाल ठाकरे को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको उनसे डर लगता है क्या? ये क्या हुआ था और किस तरह का प्रेशर बनाया था छगन भुजबल जी ने आपके ऊपर? फ़ोन कॉल तो आया था, वो तो वैसे भी हमेशा बोला करते थे। जब मैं वहाँ से लौट करके आया था, तो आने के बाद में उससे पहले भी मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद में तो उन्होंने सीधा ये बोला कि काय रघुवंशी सूर्यवंशी तुम्ही काय घाबरतात का? तो मैंने सब किस चीज़ से, की तुम्ही केस का दाखल करत नाही बाल ठाकरे विरुद्ध आणि अरेस्ट का करत नाही? मैंने साहब मैं किसी से घबरता नहीं, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? मैं तो एविडेंस होगा तो मैं बिल्कुल कर लूँगा। और मुझे तो आप चंद्रकांत हडौरे का स्टेटमेंट दिलवा दीजिए, मैं कल एफआईआर दाखिल करता हूँ और परसों हम अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे। और वो तो ऑलरेडी पुलिस प्रोटेक्शन में है, 100 लोग लगे उनके चारों तरफ को, उनको अरेस्ट करने में क्या है? यही कहना है जाकर के यू आर अंडर अरेस्ट। तो उसके बाद में फिर मैं सीएम साहब को भी मिला था, मैं उनको बताया था कि साहब ये इतनी जल्दी इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती, और जब तक सबूत हमारे सामने नहीं आएंगे हम इस तरह की बात है। तो उन दिनों में तो सचमुच मुझको ऐसा लग रहा था, जिस तरह का प्रेशर मेरे ऊपर था कि पता नहीं मैंने ही कितना बड़ा अपराध कर दिया है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। जब तक सबूत नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखा है कि केस तो दाखिल हो जाता है, उसके बाद में फिर या तो कोर्ट का या पब्लिक का कह लो या फिर कानून का कह लो, गलत सलत केस दाखिल किए वो मैं उसके पे नहीं। मैंने बाकायदा इतने सारे पुलिस ऑफिसर के नाम थे उसमें, लोगों, मुझे ये भी था कि जो इनोसेंट पुलिस ऑफिसर थे वो नहीं फंसने चाहिए, और जो था मैंने पूरी स्क्रूटनी करने के बाद में कुछ पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी केस दाखिल किया था, उनको भी वो किया था। लेकिन मैं उनको बताया भी कि साहब मैंने सुप्रीम कोर्ट में 250 पेज का एफिडेविट दाखिल किया था सारी कार्रवाई करने के बाद में। उनको बताया साहब मैं इस तरह से ये दबाव में आके काम, जवाबदारी तो कोर्ट में मुझे ही देनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने कहा साहब मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो मुझे उसका स्टेटमेंट दिलवा दिए। उसके बाद मीटिंग भी हुई थी, उसके बाद में हांडोरे साहब को भी उसमें बुलाया गया था, उन्होंने कहा भी था कि मैं कल तक देता हूँ, परसों देता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी कोई जवाब दिया नहीं। बाद में 4 लाइन का लिख के भेज दिया, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बता दिया साहब, मैंने पीआर वकील को, एडवोकेट को बताया, कहने इन्होंने अगर इस तरह का दिया तो आपका केस नहीं बंद। ओके। एंड इंटरेस्टिंगली छगन भुजबल जी आज मिनिस्ट्री में है, मिनिस्टर ऑफ फूड है एंड आई थिंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। युवराज मोहिते जी ने आई थिंक एनसीपी ज्वाइन किया है, आई एम नॉट करेक्ट, बट शायद जहाँ तक मुझे पता है। एसटीएफ से जुड़ा हुआ ये किस्सा है, यहाँ पर रघुवंशी साहब को अपने ही पूर्व बॉस को अरेस्ट करना पड़ा। आरडी त्यागी जी, आरडी त्यागी जो बाद में मुंबई पुलिस कमिश्नर भी बने थे, और एक वक्त में वो केपी रघुवंशी साहब के बॉस हुआ करते थे थाने में। तो जब ये एसटीएफ में थे तो ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उनको ही गिरफ्तार करना पड़ा, अपने ही बॉस को गिरफ्तार करना पड़ा। सर वो भी मुझे बताइएगा, बिकॉज बुक में लिखा है कि आरडी त्यागी जी आपके एक तरह से मेंटोर हुआ करते थे, तो उन्हें अपने मेंटोर को अरेस्ट करना, ये कैसे, मतलब क्या चल रहा था आपके मन में उस वक्त? मैं मेंटोर शब्द की बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने, चूंकि वो मेरे बॉस थे जब पुलिस कमिश्नर यहाँ पर थाना थे, और मैंने उनका करीबी से काम देखा था, बड़े जिगरबाज और बहुत ही ज़बरदस्त पुलिस अफसर थे, वो ये मैंने उनको काम करते हुए देखा है। क्योंकि अगर आपके याद हो 1984 में भिवंडी राइट्स हुए थे। भिवंडी राइट्स के तुरंत बाद में 3-4 महीने बाद में इनकी यहाँ पर त्यागी साहब की पोस्टिंग हुई थी एज पुलिस कमिश्नर करके। तो उस टाइम मैंने उनका काम देखा था, और बाद में जब मुंबई मैं चूँकि बाद में भी संपर्क में रहा, तो प्रोफेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैं उनकी इज्जत करता था। और एक ऐसी परिस्थिति आई जिस आदमी से केवल वो ही नहीं, मैं सोशली भी उनसे बहुत अच्छे से मेरे उनके संबंध थे। जब वो डीजी एनएसजी थे, मैं सीबीआई में था, तब भी मैं वहाँ कई बार उनके पास खाना खाने के लिए गया हूँ। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आई कि जब ये एसटीएफ बना,
मुझे एसटीएफ का हेड हो गया, त्यागी साहब रिटायर हो गए और मुझे एक दिन उनको अरेस्ट करने की नौबत आई। वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं था। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि जिस आदमी को आप स्ट्रॉन्ग मानते हो, आपने देखा है, बहुत कुछ सीखा था उनसे, ऐसी बात नहीं। लेकिन काम उनके साथ केवल डीसीपी थाने करके मैंने उनके किया था, लेकिन बाकी सब चीज़ों में तो देखता ही था हमेशा। ऐसे आदमी को ऐसी परिस्थिति में रिटायरमेंट होने के बाद में अरेस्ट करना एक बड़ा ही एक यूनिक काइंड ऑफ वो था एक्सपीरियंस। और इसको मतलब मैं किन शब्दों में कहूँ कि जिस आदमी की आप प्रोफेशनल इज्जत करते हो और उसको आपको उसके प्रोफेशन के काम ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए आपको अरेस्ट करना पड़े। पर उनके अगेंस्ट भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था ना? देखिए कंक्लूसिव बिल्कुल, वो तो बाद में कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। जो केस था वो ये था कि उन्होंने जब वहाँ पर सुलेमान उस्मान बेकरी में श्री कृष्ण कमीशन ने ये कहा कि जब वहाँ पर वो लोग थे तो उन्होंने जाके वहाँ फायरिंग कर दी और जो वहाँ बाद में कुछ वेपन वगैरह कुछ मिले नहीं और बेगुनाह मजदूर मर गए उसमें। और बेगुनाह 13 मजदूर थे। हाँ, ये उनका कंक्लूजन था। लेकिन जब सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में आया तो वो कोर्ट में तो हमने तो चार्जशीट कर दिया था, उनको त्यागी साहब अरेस्ट भी होते, लेकिन वो उन्होंने इन द कैपेसिटी ऑफ ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी किया था, ऐसा कोर्ट ने मान करके उनको बाद में छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम जो माहौल बना हुआ था, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये तो मतलब क्योंकि वो उन्होंने बाद में इलेक्शन शिवसेना से इलेक्शन भी लड़ा था, तो जिसके कारण से वो आर.डी. त्यागी और बाला साहब ठाकरे ये दोनों मूल उस श्री कृष्ण कमीशन के लागू करने के मेन टारगेट थे। ऐसा मुझे लगता था कि ये हो जाए तो श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई, ऐसा सब लोगों का मानना था। ओके, एंड वो पॉलिटिकल प्रेशर भी आपके ऊपर उतना वो ही था? मेरे पास पूरा वो था और बाकी तो सब अब हिस्ट्री है। जो लोग उस टाइम इतना दबाव डालते थे मेरे ऊपर, बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करो, बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट, बाद में सभी लोगों ने उनको पूजा भी है, दिखाई दे रहा है, वो तो सबके सामने है। औरंगाबाद में आपको बाल ठाकरे जी को डिटेन करना था। एक यूनिवर्सिटी का वहाँ पे नाम चेंज होने वाला था, इसलिए पूरा वो प्रोटेस्ट निकला था। एंड वहाँ पे भी बुक में भी मेंशन्ड है, आपने वो फ़ोन कॉल उनका सुना था शरद पवार जी के साथ, शायद स्क्रिप्टेड था, आपने ऐसा कहा है। सर मैं चाहता हूँ आप पहले कॉन्टेक्स्ट दे दें कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए 90 के दशक की शुरुआत की बात है। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नामांतरण को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा था महाराष्ट्र में, और ये राजनीतिक विवाद तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर हिंसा भी हो रही थी। हिंसा शिवसेना और दलित संगठनों के बीच में हो रही थी हिंसा, बहुत उसमें खून खराबा हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे। और महाराष्ट्र इसी वजह से नेशनल हेडलाइंस बना रहा था, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को नाम दिए जाने की मांग कर रहे थे कि दलित संगठन की बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर नाम दिया जाए, और आखिर में वो दिया भी गया। बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ये नाम अब उसका है। लेकिन उस आंदोलन को लेकर शिवसेना और दलित संगठनों के बीच में बहुत बड़ा हिंसक टकराव हुआ था, और ये पृष्ठभूमि उसी की है। उसी दौरान दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने तय किया कि वो औरंगाबाद जाएंगे, तो इससे और बड़ी हिंसा भड़क सकती थी और वहाँ पर तनाव पैदा हो सकता था, और पुलिस को ये निर्देश दिया गया कि उनको वहाँ जाने से रोकें। सर क्या हुआ था एग्जैक्टली एंड जब आपने डिटेन किया बाल ठाकरे जी को, उसके बाद क्या हुआ था? क्योंकि वो आपको कहते हैं कि ठीक है औरंगाबाद नहीं तो पुणे, एंड पुणे जाने के बाद में एक फ़ोन कॉल होता है जो आपने सुना भी था। ये पूरा इंसिडेंट बताइए सर, क्या हुआ था? मैं एसपी अहमदनगर था, 93 में मेरा ट्रांसफ़र फिर एआईजी करके मुंबई हो गया था। मिस्टर बारावकर उस टाइम डीजी हुआ करते थे, और मिस्टर राम गावंडे जो कि पहले SB2 में थे, उस टाइम यहाँ पर डीआईजी थे डीजी ऑफिस में। तो इन्होंने जैसे अभी जितेंद्र ने बताया, उस टाइम ये इतना हॉट माहौल था कि वायलेंस इतना कि एक तरफ दलित और एक तरफ शिवसैनिक को नामकरण के ऊपर। तो उसी बीच में बाला साहब ठाकरे ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं औरंगाबाद जाऊंगा। उनको औरंगाबाद जाने से रोका कैसे जाए? उस टाइम वो पहले और वहाँ पूना जाएंगे, पूना रुकेंगे। उस टाइम मिस्टर ज्ञानचंद वर्मा CP पूना हुआ करते थे, और SPS यादव SP औरंगाबाद होते थे।
MN सिंह साहब उस टाइम वहाँ के DIG थे औरंगाबाद के। तो मैं चूंकि SP अहमदनगर था और वो पूना से अहमदनगर होकर के औरंगाबाद जाने वाले थे, मुझे वहाँ उस टाइम गावंडे साहब के साथ में DG साहब ने कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ और जा करके मिस्टर ज्ञानचंद वर्मा से टाई अप करके उनको औरंगाबाद नहीं जाने देना है, रास्ते में स्ट्रेटेजी बनाओ। चूंकि मुझे सारी टोपोग्राफी मालूम थी, वो रास्ता वास्ता कहाँ पर हो सकता है, क्या हो सकता है, और चूंकि कुछ ही दिन पहले आया था, जरूरत पड़ने पर पब्लिक का सहयोग भी थोड़ा सा मिल सकता है। इस तरह से हम लोग वहाँ पर पूरा अपना काफिला लेकर के पहले पुणे गए। पुणे क्योंकि अगर हम वहाँ उनको डिटेन करते हैं तो डिटेन करके लेके कहाँ आएंगे, तो या तो सीधा मुंबई लेके आएंगे, कुछ ज़्यादा कुछ हो गया तो पुणे हो सकता है। तो हम पहले स्ट्रेटेजी के हिसाब से ज्ञानचंद वर्मा साहब से CP पुणे थे, उनसे मिले और रात को वहाँ हम फिर सवेरे वहाँ से निकल गए। उनसे पहले जब निकल गए, फिर ये पुणे में रुके हुए थे, इनका काफिला वहाँ से गया। तो जब रास्ते में जा करके करीब 30 किलोमीटर रास्ते में इनको रोका गया। हम लोग, मैं और गावंडे साहब, हमारी पूरी टीम थी कि साहब आप आगे नहीं जा सकते, जैसे इसमें बुक में भी बताया गया है। उन्होंने कहा क्यों रोकोगे? मैंने कहा साहब आपके खिलाफ हम प्रोहिबिटिव ऑर्डर है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो खैर उन्होंने थोड़ा सा कोऑपरेट किया, कहले ठीक है। तो फिर मैंने कहा साहब आप मुंबई चलिए, हम आपको मुंबई लेकर चलते हैं। कह रहे नहीं, मैं पुणे नहीं, मैं अगर तुम औरंगाबाद नहीं तो मैं पुणे जाऊँगा। तो हम उनसे 5-10 मिनट, आधा घंटा एक आस लगा रहा, मेरे ख्याल से हो सकता है 1 घंटा भी हो गया हो। तो उसी बीच हम भी चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए, क्योंकि थोड़ा लोग बढ़ना शुरू हो गए थे, लोगों को पता भी था, उन्होंने पहले ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था। तो हम पूरे टेंशन में थे कि किसी न किसी तरह जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए। हम इनका ये एग्री करके हम इनका ठीक है, मैं पुणे, अगर औरंगाबाद नहीं जाता मैं पुणे चलता हूँ। तो हम इनको लेकर के पुणे में गए। पुणे में जाते जाते फिर वो सब लोग इधर उधर हो गए, तो मुश्किल से 7, 8, 10, 12 लोग बचे होंगे। तो इन्होंने चलो पहले हमारे उस पर फ्लैट है उसमें चाय, तो हम जा कर के वहाँ उनके उसमें गए और हम लोग बड़ा रिलीफ महसूस कर रहे थे कि हमने कितना बड़ा हमने काम कर दिया है कि हमने इनको जाकर रोक लिया। तभी वहाँ उन दिनों मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, तो वहाँ इनके घर पर फ़ोन था। तो जो हम वहाँ खड़े हुए ऐसे ही कहीं खड़े बैठे थे जिसको जहाँ ज़्यादा करीब फिर भी 20-25 लोग उनके घर में उस हिसाब से, तो तभी फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि गावंडे साहब को कहा कि लगाओ फ़ोन। तो फिर CM को फ़ोन लगा। तो जिस तरह से वो बातें कर रहे थे तो उससे तो हमको लगा हम कल से परसों से इतने टेंशन में थे, तो वो टेंशन हमारा मतलब ये तो इतना खिली-मिली का वातावरण दिखाई दे रहा है, यहाँ तो ये बिल्कुल ऐसा। तो थोड़ा बड़ा अजीब सा फीलिंग आया उस टाइम कि लिटरली हम पिछले 24 घंटे से सो नहीं पाए थे। तमाम रात तो हम फिर पुणे में मीटिंग करते रहते CP साहब के साथ। फिर वहाँ से आगे गए, वापस लाकर देखा कि भाई ये तो कुछ और ही गेम था। आप थोड़ा सा स्पेसिफिक सर इसमें बताइए कि आपको, हाँ, वो कि आपको क्या ऐसा शक था कि वो सारा जो बाला साहेब ठाकरे का वहाँ जाने का प्लान, औरंगाबाद जाने का प्लान, और फिर आपका डिटेन करके लाना वापस पुणे, ये सारा कुछ शरद पवार और बाला साहेब ठाकरे ने स्क्रिप्ट किया था? ये सारा कुछ पहले से तय था? आपको ये फीलिंग आ रही थी? बिल्कुल ये फीलिंग नहीं है, बिल्कुल ऐसा कंफर्म हो गया मुझे। इसलिए मैं कहा ना, खेली मेली का वातावरण से मैं ये सारा कुछ हो रहा था कि हम टेंशन में थे, हम सो नहीं पा रहे थे। और यहाँ तो ऐसा लगता था कि सारा का सारा स्क्रिप्टेड था, सब आपस में बात पहले से ही ऐसा होगा वैसा होगा, और हम तो वी वर जस्ट द टूल। हमने सोचा कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो तो वहाँ तो ये है कि ये तो सारा का सारा हम तो वी वर जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। राइट। जितेंद्र सर, आपकी करियर की शुरुआत हुई थी सामना से। बाल ठाकरे जी टेक्निकली आपके बॉस थे, अब मतलब एक्स बॉस। आपने तो बहुत क्लोजली देखा होगा ये जो सर भी जिस तरह से कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड थी बहुत सारी चीज़ें, और पॉलिटिशियंस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ये टीवी पे हमें न्यूज़ चैनल्स पे दिखता है कि दुश्मन है एक दूसरे के, पर बिहाइंड द स्क्रीन्स कुछ और होता है। ये आप बता सकते हो डायनामिक्स के बारे में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। खास करके हम अगर बाल ठाकरे और शरद पवार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दोनों पॉलिटिकली एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन निजी जिंदगी में उतने ही गहरे दोस्त भी थे। एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोनों राजनेता थे निजी पर्सपेक्टिव से। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल था तो शरद पवार बाल ठाकरे के खिलाफ बोलते थे, बाल ठाकरे अपने मंच से शरद पवार के खिलाफ जो है गालियाँ देते थे।
तो ये था, लेकिन निजी रिश्ते अलग थे। और ऐसा बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। वाजपेयी जी का एक एग्जाम्पल है कि वाजपेयी जी थे बीजेपी से, लेकिन उनको जब एक बार विदेश में मिशन पे जाना था तो कांग्रेस की सरकार ने उनको उनकी अगुवाई में मिशन भेजा था यूनाइटेड नेशंस में। और भी ऐसे बहुत सारे राजनेता हुए हैं जो भले ही राजनीतिक तौर पे शत्रुता रखते हों, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में उनके साथ आपसी रिश्ते उनके बीच में बड़े दोस्ताना रहे। तो ये भारत की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। सर, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लाइफ में, एंड आई फील कि जिस तरह से बुक का जो नाम है ट्रबल शूटर, वो बहुत सूट करता है, जो मैं स्टार्टिंग में भी कह रहा था। इट इज़ बिकॉज कि जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है महाराष्ट्र में, वहाँ वहाँ आपको भेजा गया है। इसके बाद आपने एक केस सॉल्व किया था जो कि टेररिज्म से रिलेटेड था, जहाँ पे एक एप्पल सेलर के साथ में आपने दोस्ती की थी, एंड सईद सलाउद्दीन नाम था उस टेररिस्ट का, सैयद सलाउद्दीन। उसके टेरर प्लान को फॉइल किया था आपने। ये क्या हुआ था एग्जैक्टली? ये देखिए, डिटेल तो इसमें बुक में दिया है, लेकिन उस टाइम जब ATS बन गया था तो 2004 में ये बना था। ये 2005 की बात है। तो हमको कुछ थोड़ा इस तरह का इंटेलिजेंस आया था कि कुछ लोग जो हैं कश्मीर से जो यहाँ बिजनेस के लिए आते हैं, उनमें कुछ लोगों को उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और चूंकि यहाँ पर मुंबई हमेशा टारगेट रही है, ATS बना भी इसलिए था, आपके यहाँ 2002 तक उसमें केसेस हुए हैं। तो हमको एक सूत्र मिला और उस आधार पर हमने ये जो आगे बढ़ाया, उसमें हम एक ये समझ लीजिए कि 2006 के 26 जनवरी को इन लोगों का एक जो कश्मीरी ग्रुप था उसका, और जो यहाँ पर दूसरे जगह फैले हुए थे, उन लोगों का इरादा था कि 26 जनवरी को कुछ न कुछ बड़ा करने का। उस रूप में हम ये सारा ऑपरेशन रन करने के बाद में कुछ लोगों को अरेस्ट किया था। जो लड़के यहाँ पर रेकी के लिए आए हुए थे, उनको बाकायदा रेकी करते हुए जो यहाँ संपर्क में थे, जो किसी ने उसके रुकने का अरेंजमेंट किया, वो ऑपरेशन रन करने के बाद में हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद में उनको जो सलाउद्दीन से जो उसका संपर्क था, डायरेक्टली जो बात करते थे, वो जो एक्सप्लोसिव के जो डिटोनेटर्स हैं, उसके जो मॉडर्न है, जिसमें 256 डेज तक का जो टाइमर तक लगाया जा सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि टाइमर केवल कल पर, ऐसा वो जो लेकर के उसको वहाँ से कश्मीर से मिला था, उसको लेकर के आया था। वैसे 6 ऐसे थे, 6 इस तरह के टाइमर डिवाइसेस थे जिनको लगा करके यहाँ करने का इरादा था। टाइमली हमको इन्फॉर्मेशन मिली। हालांकि अगर हमारा ऑपरेशन कुछ दिन चल जाता तो जो बाकी जो एक्सप्लोजिव क्या था, क्योंकि बाकी एक्सप्लोजिव आने वाला था, एक्सप्लोजिव जब तक आया नहीं था, ये बात दिसंबर के महीने की बात है, दिसंबर जनवरी के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि 26 जनवरी के पल भी 15-20 दिन थे, तो हम इसको टाइमली हमने इंटरवेंशन करने के बाद में उसको हमने प्रिवेंट तो हम कर पाए, लेकिन जो रिमेनिंग मॉड्यूल है वो हमारे हाथ नहीं लगा। उन लोगों को बाद में कोर्ट में सजा भी होगी 5 साल की, क्योंकि जो बेसिकली था उन्होंने प्रिपरेशन ही की थी, उसमें उनको 5 साल की सजा होकर के वो चले भी गए। ये पता चला था सलाउद्दीन को क्योंकि वो फ़ोन कॉल जो आपके सामने से ही किया था, उसने कश्मीरी में कुछ उसे बता दिया था, उसलिए? हाँ, उसने जब उनमें जो 2 लड़के पकड़े गए थे, हमने उनको बताया था कि भाई हम आपके एक कॉन्फिडेंस उनको दिला दिया था कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो फिर हम आपको इस केस में से हम आपको बहुत सहूलियत दे देंगे। जब हमने इनको ये कहा तो वो बोलता है, लेकिन अल्टीमेटली जब 2 दिन हो गए तो 1 दिन हो गया, क्योंकि वो डिटेंशन में तो थे नहीं, तो उसने कुछ तो भी वो सलाउद्दीन से बात करता। अब जिस तरह की बात करता वो बताते बिल्कुल बॉर्डर पर था वो। अब वो अचानक से उसने कुछ कश्मीरी में बोला और कश्मीरी में बोलते ही वो कट। फिर उसके बाद में वो कम्युनिकेशन, वो सैटेलाइट से बात कर रहा था। वो जो वो था वो सैटेलाइट फोन से यहाँ इनसे बात कर रहा, जो इनके पास नंबर थे। तो वो अगर वो कुछ और चल जाता तो शायद हमको और जानकारी मिल जाती। सर, एक और चीज़
जो हुई है आपके लाइफ में एंड आप उस केस का पार्ट रहे हो, एक कॉन्स्पिरेसी चली थी जहाँ पे उस वक्त के जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको मारने की साजिश की गई थी। ये क्या किस्सा था पूरा? देखिए, ये जो हम लोगों ने औरंगाबाद नासिक में हमको इंटेलिजेंस थी हमारे पास में। हमने एक नंबर मॉनिटर करते हुए हमको थोड़ा सा आइडिया मिला था कि यहाँ कुछ एक्सप्लोजिव और आर्म्स जो है वो महाराष्ट्र से गुजरने वाले हैं। स्पेसिफिक नहीं था हमारे पास, तो हमने करीब 1 हफ्ते का ऑपरेशन रन किया था। उसमें हमको सफलता मिली थी, और उसमें हम लोगों ने करीब 13-14 लोग बाद में कुल मिलाकर अरेस्ट भी किए थे। उसमें AK-47, RDX, करीब 20-25 किलो RDX और हथगोले, ये सब बरामद किए थे। जो उनके इंट्रोगेशन में जो पता लगा था कि वो सब के सब जो है गुजरात जाने वाले थे, और उस टाइम जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल बॉसेस थे उस टाइम, जो अभी नरेंद्र मोदी जी, उनको उनके ऊपर अटैक करने का या इस तरह का कुछ प्लान था। ऐसा उन्होंने बाकायदा कोर्ट आप औरंगाबाद जो केस है औरंगाबाद कोर्ट का, उसके जजमेंट में भी आया हुआ है। उसमें चूंकि बाद में इंट्रोगेशन में चूंकि सारे के सारे उसमें एक ये बाद में 2008 में जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसमें से वो एस्केप कर गया जैबुद्दीन अंसारी। ये भी उस टाइम इसमें इसके ट्रांसपोर्ट में एक गाड़ी को ये भी चला रहा था। अनफॉर्चुनेटली ये कूद का भाग गया, और यहाँ से फिर वो नेपाल के रास्ते से वो पाकिस्तान चला गया। तो ये बाद में इसमें 2008 के टाइम पर वो उनके कंट्रोल रूम में था। बाद में वो एक्स्ट्राडिट हो वापस आया, अभी वो ट्रायल फेस कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो ऑपरेशन था, इसके इंट्रोगेशन में हमको पता चला कि इनका जो इरादा था गुजरात में कुछ बड़ा करने का था, और उसमें वीआईपी उसमें एक जो वहाँ के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, और एक उसके विश्व हिंदू परिषद के कोई बड़ा नेता, उनके ऊपर उसके लिए सारी तैयारी उस टाइम की गई थी। हमने हमारे टीम टाइमली इंटरवेंशन करके वो सारा AK-47 की गोलियां, RDX, ये हैंड ग्रेनेड, ये सब के सब करीब मेरे ख्याल से 20-25 किलो RDX हम लोगों को ये कंप्यूटर के उसमें करते 2 जीपों में से जीप हमको मिल गई थी। कुछ औरंगाबाद में पकड़े गए थे, और कुछ बाद में मालेगांव से हमने रिकवर किया था। So, ये सेम केस है जो इशरत जहां वाला केस था? नहीं, ये Okay, अलग है। ये अलग है। ओके, मतलब अच्छा, मतलब वो एक और कॉन्स्पिरेसी थी, एक और ये कॉन्स्पिरेसी अलग थी मोदी जी को मारने की। ये इनका बेसिकली जो इन्होंने बाद में क्या भाई कि चूंकि जो अरेस्ट हुए इंट्रोगेशन में, तो उस टाइम तो हमको ये था कि कुछ एक्सप्लोजिव और आर्म्स जो है ना वो वहाँ से गुजरात में कहीं उधर साउथ में लैंड हुआ है, वहाँ से वो गुजरात जाने के लिए है। तो ये गुजरात जा रहा था, जो हमने वहाँ पर ऑपरेशन रन करके नासिक और औरंगाबाद में हमने उसको अरेस्ट किया था। जब आपको गढ़चिरौली के बारे में पहली बार बताया गया कि आपकी पोस्टिंग वहाँ पे होने वाली है, उस वक्त पे गढ़चिरौली वॉज नोन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जिसके लिए आज हम नहीं उसको उस तरह से देखना चाहते। तो जब आपकी पोस्टिंग वहाँ पे हुई, आपका फर्स्ट रिएक्शंस क्या थे? वहाँ पे पहुँचने के बाद में फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था, वो अगर आप बता सके। देखिए, जब मैं यहाँ पर मुंबई में DCP था, तो उस टाइम जो DGP थे वो श्री सराफ थे। वो पहले वो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। जब वो DG बन गए, तो DG बनने के 2-3 महीने के अंदर ही अचानक से मुझे कॉल आया DG ऑफिस से कि DG साहब ने आपको बुलाया है। मैं वहाँ पर गया, सोचा पता नहीं क्या होगा। जाने के बाद पता लगा कि DG साहब को मिलना है DG साहब ने। तो मैं वहाँ 10-5 मिनट इंतजार करने के बाद में DG साहब ने बुलाया, एंड उन्होंने मुझे सीधा कहा कि रघुवंशी, आई वांट यू टू गो एज SP गढ़चिरौली। तो इट वाज ए शॉक टू मी। मैं तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कि इस तरह की बात होगी, क्योंकि मैं तभी 3 महीने पहले ही DCP जोन 6 बना था। ये मुलुंड और घाटकोपर वाला जोन था, और मुझे मुंबई में जाकर के 1.5 साल ही हुआ था। मैं उनको फिर रिक्वेस्ट किया कि साहब, मैं तो अभी यहाँ पर जोन में आया हूँ, और मेरे बच्चों की पढ़ाई का मामला है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब बच्चों की पढ़ाई एग्जामिनेशन हो जाएगा तब चले जाना। तो मैं ये सोच करके 3-4 महीने कहाँ पोस्ट खाली रहेगी, तो मैं आ गया कि अब थोड़ा सा अब चूँकि जैसा आपने भी कहा कि गढ़चिरौली में उन दिनों में ये नक्सलाइट्स का ज़्यादा बोलबाला था, पुलिस थोड़ा दबाव में थी, तो 3-4 महीने कौन खाली पोस्ट रखेगा। लेकिन
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, अब तो फॉर्चुनेटली कहें, लेकिन उस टाइम मुझे बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि लोगों ने बाद में कहा भी था कि 3-4 महीने तुमको मिले, 3-4 महीने में तुम गढ़चिरौली का पोस्टिंग भी अवॉइड नहीं कर पाए। और जब मार्च का महीना आ गया तो मार्च अप्रैल में मुझे फिर वापस बुला लिया डीजी साहब ने कि भाई अब तो तुम्हारे बच्चे की एजुकेशन का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका होगा, अब तुम जाओ गढ़चिरौली। तो मेरे पास कोई बहाना नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो अब ये उन दिनों में जो एसपी गढ़चिरौली की पोस्ट पर जो है मेरे ही बैचमेट सत्यपाल सिंह थे, वो जब मुंबई आया करते तो अक्सर वो मेरे पास ही आकर के मतलब हमेशा जब आते थे 2-4 घंटे साथ गुजारते थे, खाना वाना खाते थे। तो वो जो वहाँ के बारे में बताया करते थे तो वो बहुत ज़्यादा इनक्रेजिंग नहीं था, बहुत ज़्यादा मैं फ्राइटनिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कंफर्टेबल नहीं था। जब अचानक से वहाँ की पोस्टिंग का आया तो चूँकि वो सत्यपाल सिंह डेपुटेशन पे चले गए थे दिल्ली और पोस्ट वो खाली पड़ी थी, तो मेरी वाइफ भी कहने लगी लोगों को ये तो सत्यपाल सिंह यहाँ आया करते थे, उन्होंने बताया था जो उनकी बातें, लगता है सुनने के बाद में तो ये तो बहुत खतरनाक जगह पोस्टिंग होगी। अब ये अपने सामने कोई ऑप्शन नहीं था, तो अल्टीमेटली फिर अब मई के महीने में हम गढ़चिरौली चले गए। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि सर किस तरह की तस्वीर थी गढ़चिरौली की उस वक्त? क्या कुछ ऐसा होता था गढ़चिरौली में कि पुलिस अधिकारी वहाँ पोस्टिंग से डरते थे? वो क्यों एक डेथ ट्रैप माना जाता था? और ना केवल नक्सलियों का खतरा, दूसरे आम रहन सहन भी कितना वहाँ पर कठिन था, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। देखिए, जब मैं वहाँ गढ़चिरौली पहुँचा तो चूँकि थोड़ा सुन तो रखा था, लेकिन इतना ऐसी स्थिति होगी वो मुझे लगता था कि थोड़ा शायद एग्जैगरेट करके बताई जाती है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, जाकर मैंने देखा पूरे ज़िले में, आप ये देखो को 360 किलोमीटर लंबा ज़िला है, एरिया के हिसाब से भी वो दूसरा या तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ज़िला था उस वक्त। और उसमें कुल मिलाकर के पूरे ज़िले में जो गढ़चिरौली ज़िला था वो भी म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं था, ग्राम पंचायत थी। उसमें केवल पूरे ज़िले में एक म्यूनिसिपैलिटी थी, देसाईगंज। पेट्रोल पंप भी कुल मिलाकर के अगर सरकारी पेट्रोल पंप को कम कर दिया जाए, जैसे पुलिस का पेट्रोल पंप है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेट्रोल पंप है, 70% तो उसमें फॉरेस्ट का एरिया था। तो कुल मिलाकर 6 पेट्रोल पंप पूरे ज़िले में थे। सड़क के नाम पर के एक सड़क थी जो आधी डामर की थी, आधी कच्ची थी। तो ये स्थिति जब जाकर मैंने देखी, वहाँ पर जो सामान मिलने का है, कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो आपको बाहर से मंगानी पड़ती थी। और वो भी 1-2 दिन पहले, जैसे मान लो जिस दिन जब हम पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद में गर्मी के समय था, तो बच्चों ने आइसक्रीम की बात की, तो मैंने पूछा भाई आइसक्रीम के लिए? साहब आइसक्रीम तो पहले दिन बोलना पड़ता है, चंद्रपुर से आएगी। तो ये स्थिति वहाँ पर थी। और वहाँ जो पूरे ज़िले में अगर आप डेवलपमेंट के नाम पर बताएं तो डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं था। 70-80% लोगों ने वहाँ बस में नहीं बैठ कर देखा था, ट्रेन का तो सवाल ही नहीं है। लोग उन दिनों में जो टेलीविज़न भी नहीं था वहाँ पर, एसटीडी भी वहाँ पर, जो वहाँ गढ़चिरौली से मेरे जाने के बाद में वहाँ से एसटीडी शुरू हुई थी। तो कम्युनिकेशन के नाम पर, ट्रांसपोर्ट के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर गढ़चिरौली एक ऐसा अनडेवलप्ड एरिया महाराष्ट्र में हो सकता है, ये मैंने सोचा नहीं था। राइट। इनफैक्ट सर, बुक में आपने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी है, इन मुंबई गैंगस्टर्स हाइड फ्रॉम पुलिस, इन गढ़चिरौली द पुलिस हाइड फ्रॉम नक्सल्स। तो ये लिखने के पीछे रीजन क्या था? उस वक्त पे क्या हो रहा था? देखिए, ये जो लाइन है ना, ये इसी ठाणे शहर में एक पुलिस अधिकारी रहते हैं, रविंद्र आंग्रे। एक ज़माने में वो बड़े फेमस हुए थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी के तौर पर। उन्होंने करीब 50 से ज़्यादा गैंगस्टरों को कथित एनकाउंटर्स में मारा था। तो उनका नाम का बड़ा टेरर था। उन्होंने अरुण गौली गैंग के कई गैंगस्टरों को मारा था, अमर नायक गैंग के कई गैंगस्टरों को मारा था। और यहाँ पर गैंगस्टर उनके नाम से खौफ खाते थे। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि उनकी पोस्टिंग गढ़चिरौली में हो गई, और गढ़चिरौली पुलिस के कंट्रोल रूम में हो गई। तो एक बार उन्होंने वो जब मुंबई आए तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, और वो चाहते थे कि मैं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह टीवी पर दिखाऊं ताकि सरकार पर दबाव बने और सरकार उनको कंट्रोल रूम से हटाकर उनकी पोस्टिंग जो है C60 कमांडो फोर्स में कर दे, जो कि एक एंटी नक्सल फोर्स ही KP रघुवंशी जी ने बनाई थी। उनका ये कहना था कि वहाँ पर पुलिस नक्सलियों से डरती थी और नक्सलियों से छुपकर चलती थी। मुंबई में गैंगस्टर अपराधी पुलिस से छुपते थे
वहां पर नक्सली, वो भी अपराधी थे, वहां अपराधियों से पुलिस छुपती थी। पर ऐसा क्या रीजन था, मतलब क्या क्योंकि करते थे वहां पर नक्सलवादी चुन चुन कर पुलिस कर्मियों की हत्या करते थे। अगर वो छुट्टी पर जा रहे हैं या छुट्टी से आ रहे हैं, उनको एब्डक्ट कर लिया जाता था, उनका अपहरण करके उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो इस जैसी बहुत सारी घटनाएं हुई। तो पुलिस कर्मियों को अपनी आइडेंटिटी बदल कर चलना पड़ता था। वो अपने पुलिस का आई कार्ड अपने साथ में नहीं रखते थे, वो किसी दूसरे सरकारी विभाग का, कृषि विभाग का या स्वास्थ्य विभाग का या किसी और विभाग का आई कार्ड साथ में रखते थे। और नॉर्मल जो पुलिस कट बाल होते हैं वैसे अपने बाल नहीं रखते थे, बड़े बड़े बाल रखें या फिर दाढ़ी ही रखें। उनका पहनावा वगैरह इस तरह का होता था ताकि कोई समझ ना पाए कि वो पुलिसकर्मी है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई और ये तस्वीर उन्होंने मेरी नज़र के सामने पेश की कि गढ़चिरौली पुलिस वालों के लिए बेहद खौफनाक जगह है और वहाँ पर किसी पुलिसकर्मी को बतौर ट्रांसफ़र करके भेजा गया तो इसका मतलब है कि उसकी जान खतरे में है। ओके सर, आपसे एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि नक्सलवाद का प्रॉब्लम वहाँ पे इतना ज़्यादा था। हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि एक इकोसिस्टम बिल्ड हो गया था कि वहाँ पे आपको आइडियोलॉजिकल विंग्स भी थे, पैसा भी कहीं से आ रहा होगा तभी वो सर्वाइव कर पा रहे थे। तो इसकी फंडिंग के बारे में मुझे जानना है कि इनको फंडिंग एंड वेपन्स कहाँ से मिलते थे जिसकी वजह से ये अपना आतंक इतना ईजिली स्प्रेड कर पा रहे थे। देखिए, ये ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों में उत्सुकता है कि जंगल में इतने वेपन्स कहाँ कैसे पहुँचते हैं। उसके 2-3 जरिए थे। जब मैं भी गया तो मैंने जाकर, एक तो ये बात तो हमको माननी चाहिए कि जिस तरह से पुलिस फोर्स में और बाकी का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, अपग्रेडेशन हुआ है, नक्सलाइट्स के वेपन्स का भी हुआ। शुरू में जब मैं गया तो ऑटोमेटिक वेपन्स बहुत कम होते थे, कार्बाइन वगैरह होती थी, AK-47 तो पुलिस के पास भी नहीं थी। लेकिन बाकी जो भरमार बंदूक है या 303, ये 2 तरह से, एक तो वहाँ से ज़्यादातर वेपन वो पुलिस से लूटे गए थे, चाहे वो आंध्र प्रदेश की पुलिस से लूटे गए हों, उड़ीसा की पुलिस से लूटे गए हों या गढ़चिरौली की पुलिस से लूटे गए हों। क्योंकि ये आंदोलन केवल गढ़चिरौली में नहीं था, ये 3-4 स्टेट्स में बहुत पूरे जंगल एरिया में फैला हुआ था। और दूसरा ये था कि जो हमारे पास सूचना आती थी कि ये लोग वेपन खरीदते भी थे। अब वेपन सप्लाई कहाँ से होती है? जो बैम्बू के ट्रक चलते हैं, ये जो जंगल में से वहाँ बलारशाह इंडस्ट्रीज भी है, तो इनके आदमी उसमें जो लकड़ियों में या बैम्बू में छुपा करके बाहर से जब भी सब कई हथियार खरीदते थे या आती थी, तो वो उसके जरिए जंगल में आती थी। जितने भी मॉडर्न वेपन आए हैं, ज़्यादातर मॉडर्न वेपन पुलिस से लूटे गए थे। और जो कुछ वेपन, जो छोटे मोटे वेपन थे, वो इस तरह से वहाँ पर ट्रकों में छुपा करके वहाँ पर आते थे। राइट। जहाँ तक पैसे का सवाल है, वो 2-3 तरह से पैसा उनके पास आता था। वहाँ देखिए, मार्केट वगैरह तो बहुत ज़्यादा है नहीं, न बहुत ज़्यादा शाहूकार है, ना बहुत ज़्यादा दुकानदार है। तो वहाँ जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो चाहे तेंदुपत्ते का कॉन्ट्रैक्टर हो या जो मैंने आपको बताया बलारशाह इंडस्ट्रीज के जो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से बैम्बू वगैरह ले जाते थे, तो वहाँ जो उनसे वो पैसे एक तरह से एक्सटॉर्ट करते थे या हफ्ता लेते थे, जिसको बातचीत की भाषा में। तो उसमें तेंदुपत्ता के सीजन में उनका इतना पैसा बनता था कि वो गवर्नमेंट को भी झुका देते थे। वो बोलते थे तेंदुपत्ता की फड़ी जो है, तेंदुपत्ता की पत्ते नहीं तोड़े जाएंगे जब तक रेट नहीं बढ़ेगा। जब रेट बढ़ेगा तो रेट में उनका कट होता था। गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया, जो कॉन्ट्रैक्टर को वो तेंदुपत्ता इकट्ठा करना है उसमें से उनको कट मिलेगा। इस तरह से उनका फाइनेंस इकट्ठा होता है। ऑलमोस्ट सेम तरीके से सर हमने शायद बात की थी जब हमारा फर्स्ट एपिसोड हुआ था ऑन कश्मीर। ऑलमोस्ट सिमिलर तरह से वहाँ पे भी फंडिंग आती थी कि जो लोकल्स थे, जो वहाँ पे इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने भी सिमिलर तरीके ही अपनाए थे। तो आई थिंक ये ऑल ओवर इंडिया एक ही तरह से चीज़ें हो रही थी। बट सर एक और चीज़ बुक में मेंशन है कि जो असम, मणिपुर, नागालैंड यहाँ के इंसर्जेंट्स थे, इन्होंने भी हेल्प की थी नक्सलवादियों की। इनफैक्ट LTT ने हेल्प की थी। ये कैसे हेल्प कर रहे थे उनकी? ये जब इन्होंने, अगर आपके याद हो, LTT में सबसे पहले एक्सप्लोजिव में एक्सपर्टीज LTT के पास आया था। वो सुसाइड बॉम्बर भी वहाँ पर बहुत हुआ करते थे। तो इन्होंने बॉम्ब बनाना, जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेनिंग दी इनको, जंगल में आकर के बॉम्ब बनाना, अलग अलग तरह से बॉम्ब बनाना, पाइप बम बनाना, वो बम बनाना, ये इसकी ट्रेनिंग के इनके LTT के लोग आकर के वहाँ पर ट्रेनिंग देकर गए हैं। ऐसी हमारे पास उस टाइम इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी। आंध्रा के बॉर्डर पे, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे और उड़ीसा, अभी जो मध्य प्रदेश, उस टाइम मध्य प्रदेश था, अभी उसको छत्तीसगढ़ बोलते हैं। तो वहाँ पर ये ट्रेनिंग कैंप इस तरह से उन्होंने लगाए थे। अलग अलग जगह में 3-4 स्टेट के लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी इस तरह का।
हमको, अच्छा हमने जब इंफॉर्मेशन आई थोड़ा वेरीफाई करने की कोशिश की, तो उससे पहले कैंप जा चुके थे, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा था यहाँ किसी किस्म का कोई ना कोई यहाँ पर कैंप या कुछ लोग यहाँ पर रह करके गए। तो ये जो मतलब जिस तरह से ये लोग आके हेल्प कर रहे थे, ये कैसे कर पा रहे थे? मतलब ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस तो हमारे पास होगा, किसी तरह का तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी ना कि एलटीटी से लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से इंसर्जेंट्स आके इनकी हेल्प कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पकड़ पाए इन्हें? देखो ये सब इंफॉर्मेशन बाद में आती। ओके। जो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आप ये देखें कम्युनिकेशन का साधन क्या था। कम्युनिकेशन का तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तो वहाँ पर जीरो था। अगर किसी आदमी को कोई जा कर के, ऐसे लोग भी मुझे जब मैं गया शुरू में ऐसे लोग मिले थे जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, लेकिन उनका ये कहना था साहब अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती भी है, हमको पता लगता है कि यहाँ पर ये आए, तो हम बताएं कैसे? हम वहाँ से बाहर निकल नहीं सकते। अगर हम निकल के जाएंगे तो हमको निकलने जाने में ही आधा दिन 1 दिन लग जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, टेलीफोन थे ही नहीं, ये मोबाइल वगैरह तो अभी आए हैं, लैंडलाइन भी नहीं थी। तो जब तक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का आने, तो फिर आदमी अगर इंटेलिजेंस भी अगर वहाँ से आएगी इस तरह की कि वहाँ पर आए कैंप है, तो होता साहब 10 दिन पहले वहाँ पर आके गए, 3-3 4 दिन पहले आकर वहाँ पर गए, इस तरह की इंटेलिजेंस से ये इन्फॉर्मेशन आया करती थी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन का कोई ऑपरेशन में कोई फायदा होता नहीं। ओके। एंड जितेंद्र सर, ये जो नक्सलवादियों ने अपना एक होल्ड बना के रखा था लोगों के ऊपर, जो लोकल वहाँ पे आदिवासी लोग थे उनके ऊपर, ये कैसे कर पाए थे? मतलब ऐसा क्या खौफ फैला दिया था कि कोई इनके अगेंस्ट बोलता नहीं था? देखिए, भारत के है ना 10-11 राज्यों में नक्सलवाद फैला हुआ था। ठीक है, वेस्ट बंगाल से टुवर्ड्स डाउन साउथ अप्रोक्सीमेटली 60% इंडिया उनके कंट्रोल में था, लैंड कंट्रोल में था। सेंट्रल इंडिया तो कम से कम। सेंट्रल इंडिया तो था ही, एक रेड कॉरिडोर इनका नक्सलवादियों का बना हुआ था। और नक्सलवाद के बढ़ने के पीछे हर जगह के अलग अलग कारण थे लगभग। जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वहाँ पर ज़मींदारों का जो अत्याचार था, उसकी वजह से नक्सलवाद मूवमेंट को जो है बढ़ावा मिला। अगर किसी जगहों पर, आंध्रा में भी यही बात थी। हाँ, आंध्रा में भी यही बात थी। कहीं पर शाहूकारों का अत्याचार था। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक और फैक्टर था कि यहाँ पर जो वन विभाग है उसके अधिकारियों से और उनकी नीतियों से और उनके भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे, आदिवासी लोग परेशान थे। ये एक प्रमुख कारण था। और इसकी वजह से क्या था कि नक्सलवादी जब यहाँ महाराष्ट्र में पहुंचे, मैं आपको बता दूं, जो पहला नक्सलवादी महाराष्ट्र में पहुंचा था उसका नाम था पेडी शंकर। 1980 में वो आया था, आंध्र प्रदेश थे। उसके पिताजी आंध्र की कोई कोल माइन वगैरह में काम करते थे। फिर बाद में वहाँ पर किसी लड़की का रेप हो गया था। उसके बाद उस आंदोलन में पहले वो कूदा और बाद में फिर वो नक्सली आंदोलन से जुड़ गया और उसने जो है गढ़चिरौली में ही महाराष्ट्र आंध्र बॉर्डर क्रॉस करके उसको महाराष्ट्र का प्रमुख बनाया था। उस वक्त में जो दस्ता महाराष्ट्र भेजा गया था नक्सलवादियों का, तो वो महाराष्ट्र में आया था पेडी शंकर। और उसका बाद में स्टेट रिजर्व पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, उस एनकाउंटर में उसकी मौत हुई थी। तो बेसिकली महाराष्ट्र में जब नक्सलवादियों की एंट्री हुई तो वो उनके लिए एक इमेंसिपेटर बनकर आए सामने कि हम आपके मददगार हैं, हम आपको राहत दिलाएंगे जो अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है। और इस तरह से उन्होंने उनकी सहानुभूति जुटाई और सहानुभूति जुटाने के साथ उनको समर्थन भी उनका बढ़ता गया और उनकी ताकत भी बढ़ती गई। ये अलग बात है कि आगे चलकर जो इमेंसिपेटर बनकर आए थे वो एक्सटॉर्शनिस्ट बन गए और वही उनके मर्डर भी बन गए। तो वो कहानी आगे जाती है। लेकिन शुरुआत में जो नक्सलवाद ने अपने पैर यहाँ पर पसारे तो उसके पीछे ये था कि उन्हें आदिवासियों का सपोर्ट मिल रहा था। और आदिवासियों का सपोर्ट इसलिए मिल रहा था क्योंकि इन्होंने आदिवासियों को ऐसा भरोसा दिलाया था कि हम आपके साथ जो अत्याचार सरकार कर रही है, सरकार के भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, हम आपको उनसे मुक्ति दिलाएंगे, उनसे राहत दिलाएंगे। राइट। ये जितेंद्र की बात को ही थोड़ा सप्लीमेंट करते हुए देखिए, वहाँ के लोग इतने गरीब थे, उनकी ज़रूरतें बहुत कम थी, मिनिमम नीड्स होती थी। रोटी वो खाते नहीं थे, जो राइस होता, कपड़ा वो पहनते नहीं थे, घर उनके होते नहीं थे, तो उनकी क्या ज़रूरतें होंगी? जो उनका सम्मान और आत्म स्वाभिमान था उस पर चोट करने वाले जो लोग थे, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हों या पुलिस इवन जो पुलिस के जो वहाँ के उनके, या जो छोटे छोटे दुकानदार, ये जो चिरौली होती है ना, गढ़चिरौली, चिरौली को नमक के बराबर तोल कर देते, इतना वो था। बड़े ये ड्राई फ्रूट होता है, तो इतना उनको इतने भोले होते थे, वो जंगल से चुनकर लाते थे। और उनका और दूसरा कारण ये था कि जो साउथ पार्ट है गढ़चिरौली का, उसमें जो तेलुगु बोली जाती थी,
तो जब आंध्र पुलिस का प्रेशर आता था तो गोदावरी क्रॉस करके वो वहाँ आ जाते थे। जब उन्होंने आके देखा कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही थे, तो ये आंदोलन, तो उनको एक अच्छा हाइड आउट मिल जाता था। और होते होते उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा एरिया है जिसको हम एक्सप्लोइट कर सकते थे। और जैसा अभी जितेंद्र ने बताया, जो उनका वो था, वो सारे फैक्टर्स के कारण से ये धीरे से आंदोलन ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया। धीरे से वो फिर मध्य प्रदेश में भी चला गया। ओके, सो मतलब ये बोलना सही है कि नक्सल मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो टेक्निकली इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था सिस्टम के द्वारा या किसी भी रीजन से। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था कि इस तरह के आंदोलन, जो इस तरह के लोग हैं, वो लोगों के इमोशंस और उनकी जो स्वाभिमान है उसको एक तरह से उनके गार्जियन बन के कि देखो ये लोग हैं तो हम इनको कैसे सजा देते हैं। तो वो उन जो लोग वहाँ काम करते थे, जो उन पर अत्याचार करते थे, उनको वहाँ गांव में बुला के पब्लिक में इकट्ठ सबके सामने डंडे से पिटाई करना, या जरूरत है तो उनके हाथ काटना, पैर काटना, और उन्हीं उसी की जो छोटा मोटा कपड़ा होता था उससे पेड़ से लटका देते थे ताकि लोगों को दिखाई दे। एग्जाम्पल किल 1 13 मिलियन, जो माओ की जो थ्योरी थी, किल 1 13 मिलियन, सबके सामने उसको, सब जनता के सामने एक को मारना और मिलियन को डराना, ये पॉलिसी लेकर तो उन्होंने उनके प्रति, अपने प्रति सहानुभूति करने के लिए ये किया और लोगों में साथ साथ डर बिठाने के लिए ये किया। अगर कोई उनके बारे में पुलिस के पास जाएगा या पुलिस से कोई संपर्क करेगा तो लोग वैसे ही डर जाते थे, क्योंकि इस तरह का जो उनका एक भी मर्डर एक इलाके में कर दिया तो 2-4 गांव में जो चर्चा होती थी, उसके मुंडी उसकी छाती पर रख देते थे, हाथ पैर काट देते थे, वो पेड़ पर लटका देते थे। तो उसका जो इम्पैक्ट जो है ना, लोगों की नज़रों के सामने महीनों और सालों तक रहता था, जिसके कारण से लोग डरे रहे। तो सर बेसिकली मतलब अगर आपको वहाँ पे इलेक्शंस भी लड़ने हैं, ये तो ऑफ कोर्स अपोज करते थे, पर जो पॉलिटिशियंस वहाँ पे इलेक्शंस लड़ना चाहते उन्हें भी इनका सपोर्ट लेना पड़ता था किसी तरह से, कि वहाँ पर इलेक्शन का, पहली तो बात है वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती थी। इसी वजह से, नक्सलवाद की वजह से, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं थी। अब वहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ से एक सीट, पूरी एक पार्लियामेंट की सीट भी नहीं होती थी, 3 MLA होते थे पूरे ज़िले में। और ये तो ऑन द रिकॉर्ड है कि जब भी कभी शुरू में वहाँ पर जो गोंडी राजा थे उनका असर था, वहाँ आहिरी में उनका वो था क्या किला या उनका रेजिडेंस कह लीजिए, उनका असर था। तो सब लोग, आदिवासी लोग, उनको देवता और भगवान मानते थे। ये कब की बात है? ये पुरानी बात है, 50, 60, 70 जो पिछले सालों में। ये जब नक्सलाइट आते आते उनका असर कम होता चला गया, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो MLA वगैरह वहाँ से बनते चले गए, उनको उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हम तुम्हारे जो भी कुछ हमको सपोर्ट करेंगे, जो लोग पकड़े जाते थे उनको छुड़वाएंगे। और अंदर जा करके उनको लोग तो ये तक कहते हैं कि जब तक नक्सलाइट का सपोर्ट नहीं होता था, कोई लोग वहाँ से इलेक्शन लड़ता नहीं था और जीतता नहीं था। राइट, क्योंकि वो हमेशा डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। वो हमेशा ये कहते हैं कि इलेक्शन का बायकाट करो, ये पोस्टर लगाएंगे और धीरे से उनसे पैसे ले लेंगे। इस तरह का माहौल था। तो ये जो आपको थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा, 27 अप्रैल 1991, 17 दिन थे वो, बाबा आतराम का किडनैपिंग हुआ। उस टाइम पे पॉलिटिशियन थे, इलेक्टेड थे, कहा जाता है बुक में भी इस तरह से मेंशन किया सर आपने कि नक्सल सपोर्ट था उनके पास, स्टिल उनकी किडनैपिंग हुई। ये क्या हुआ था एग्जैक्टली? देखिए, जब उनका उस टाइम असेंबली के इलेक्शन ड्यू थे, तो अब इलेक्शन आने वाले हैं। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे उस वक्त, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का प्रचार चल रहा था। हाँ, पार्लियामेंट इलेक्शन उस टाइम ड्यू थे, और उसके ऑलमोस्ट वो 3-4 महीने का, मेरे ख्याल से 3-4 महीने भी नहीं थे। तो लोगों में जा कर के वो पहला इलेक्शन उन्होंने जीत ही लिया था MLA का। तो शुरू में वो जब गए थे वहाँ पर, बिल्कुल हाईवे, तो वहाँ क्या है, बिल्कुल रोड से आधा किलोमीटर अंदर गांव था, वहाँ पर वो मीटिंग ले रहे थे। और शुरू में बड़ा फ्रेंडली उनको बातचीत होती थी, क्योंकि लोग कहते थे वो प्रोटेक्शन वगैरह कुछ था नहीं, वो आते थे जाते थे, उनको किसी किस्म का कोई, कभी जंगल में बिठा लिया तो 2-4 घंटे बिठा कर रखा पे छोड़ दिया, इस तरह से कभी उनको नहीं किया। लेकिन उन्होंने कुछ, उनका ये कहना था उस टाइम के, हमारे कुछ जो लोग अंदर हैं और जेल के अंदर हैं, वो छोड़ने का वायदा हुआ था और वो छूटे नहीं हैं। तो उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने MLA का किडनैपिंग कर लिया। और उसके बाद में जो 15 दिन 17 दिन में जो बाद में सामने आया, जो 1-2 इम्पोर्टेंट नक्सलाइट्स था, उनको
सरकार को छोड़ना भी पड़ा। राइट। आपको इसी वक्त पे सीएम उस वक्त शरद पवार थे, उन्होंने कॉल करके कहा था कि उन्हें ढूंढिए बाबा आत्रम को, या तो अगर उनकी डेड बॉडी मिलती है तो उसके साथ साथ में नक्सल्स की भी कुछ डेड बॉडीज मिलनी चाहिए। उस टाइम इतना चूंकि इलेक्शन ड्यू थे, इतना प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर भी था, क्योंकि नेता अल्टीमेटली आप जानते हैं पार्लियामेंट में कैसा होता है। तो ऑलमोस्ट एवरी डे मुझको सीएम का फ़ोन आता था कि भाई वो कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या हुआ, कितना हुआ। तो मैं उनको ये कहता था कि साहब हमारे ऑपरेशन तो चल रहे हैं, लेकिन और इंटेलिजेंस भी आ रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि कुछ भी हो, इलेक्शन से मुझे मीटिंग यहाँ पर करनी है, उससे पहले पहले मुझको ये चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने कहा साहब क्रॉस फायर हमको सावधानी रखनी पड़ती है, क्रॉस फायरिंग में ऐसा भी हो सकता है कि हम जिनको ढूंढ रहे हैं उन्हीं को गोली लग जाए, कि अगर उनको ऐसा इस तरह का होता है तो उसके साथ कम से कम मुझे नक्सलाइट्स की डेड बॉडियां भी दिखनी चाहिए। ये उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था। शरद पवार ने ये कहा था कि अगर आप बाबा आत्रम को जिंदा नहीं छुड़वा सकते हो नक्सलवादियों से, तो फिर अगर बाबा आत्रम की डेड बॉडी मिलती है तो इसके साथ साथ नक्सलवादियों की बॉडी भी दिखनी चाहिए। इस तरह से फोन पर उन्होंने निर्देश दिया था शरद पवार ने केपी रघुवंशी जी को। मतलब इतना प्रेशर होता था, पॉलिटिकल प्रेशर क्योंकि उस टाइम तो पार्लियामेंट इलेक्शन थे और वो सबका सब स्टैंड स्टिल हो रखा था पूरा। आप यू कैन इमेजिन, मेरे पास करीब 25 कंपनियां थी, बीएसएफ भी था, सीआरपी भी थे, सीआईएसएफ भी थे, ये क्या नाम एसआरपी भी थी। सर यहाँ पर लेकिन मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है कि आपने लगभग 15 दिन तक ऑपरेशन चलाया और आप बहुत करीब पहुंच गए थे बाबा आत्रम को नक्सलवादियों से छुड़ाने के लिए, कि आपकी टीम पहुंचने ही वाली थी, आपने हर तरफ किया था, लेकिन ऐन वक्त पे जब आप सक्सेस के करीब थे, ऐसे वक्त में सरकार फैसला करती है कि नक्सलवादियों की मांगे मान लेंगे, उनके जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनको छोड़ देंगे, और फिर अल्टीमेटली आपको ऑपरेशन अबॉर्ट करना पड़ा और सरकार ने उन नक्सलवादियों को छोड़ दिया। उस वक्त आप पर क्या बीती? देखो, ऐसा है कि ये बात सही है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा, करीब 2 हफ्ते वो हम लोग उनको जंगल में ढूंढ रहे थे। इन्फॉर्मेशन आ रही थी, ये भी पता लगा था कि हमारी पार्टी उनके बहुत करीब से निकल के गई है, चूँकि ये सारी चीज़ें सब बाद में आती हैं। ये बाद में जो एमएलए साहब थे उन्होंने भी कंफर्म किया था कि आपकी पार्टी की बिल्कुल, हमारे उस टाइम उन्होंने उनको एकदम दबा दिया था कि अगर आप कैसा भी आवाज़ करेंगे तो हम उनको कर देंगे। लेकिन जब ये मुझे इस तरह का आदेश दिया गया था कि अब आपकी फोर्स थक गई है, अब आप इसको आराम दीजिए, तो मैंने तो उस तरह से इस तरह ऑपरेशन बना रखा था कि उनको एक दिन रेस्ट करना, क्योंकि मेरे पास फोर्स की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे इस टाइम ये ज़रूर झटका लगा कि हमको लगता है कि अभी हम बहुत उसके करीब हैं और अचानक से ऑपरेशन बिल्कुल रोक देना। मेरे ख्याल से उसका ज़्यादा बड़ा कारण ये रहा होगा, इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब थे और किसी न किसी रूप में वहाँ पर इलेक्शन के लिए मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहते थे उस टाइम चीफ मिनिस्टर भी और बाकी लोग भी। इसलिए निगोशिएशन से हम इसको जल्दी निपटा सकते हैं बजाय इसके, इस कारण से शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन हाँ, एक पुलिस चीफ होने के नाते उस जिले का, ये जो जिस तरह से मेरे लोग लगे हुए थे, जब अचानक से उनको ऑपरेशन रोकना पड़ा तो मुझे इस बात का ज़रूर अफसोस हुआ था कि शायद हम बहुत करीब थे उनके, हमने एक मौका हमारे हाथ से निकला। सर 1991 में गढ़चिरौली में कांग्रेस के एमएलए बाबा आत्रम के अपहरण की घटना पूरे देश में चर्चा का केंद्र थी और ये ड्रामा करीब 2 हफ्तों तक चला था। लेकिन इस पूरे मामले की जांच के दौरान जब आप उनको रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चला रहे थे, तरह तरह के अपने इन्फॉर्मेंट से संपर्क में थे, क्या आपको कुछ ऐसा भी शक हो रहा था कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ये एक फ्रेंडली अपहरण की घटना है, सारा कुछ मिली भगत से हो रहा है, ऐसा था? शुरू में तो बिल्कुल ऐसा ही था। शुरू में हमको लगा भी था, शुरू में ऐसा ही था, क्योंकि जिस तरह से ये वहाँ से उनका किडनैपिंग हुआ था, जिस तरह से वो गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो फिर असली किडनैपिंग हो गया, कि उनको लग रहा था कि शायद जो हमने करेंगे सरकार एकदम मान लेगी। सरकार ने एकदम मानी नहीं, हम लोगों ने ऑपरेशन किया तो फिर वो ले करके उन्होंने बाकायदा, कभी वो मध्य प्रदेश की तरफ चले जाते थे, कभी वो आंध्र की तरफ चले जाते थे, ये सब हमको इन्फॉर्मेशन आती थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, लोग आते थे बताते थे, लेकिन जब तक वो कहीं दूसरी जगह वो हो जाते थे। ये बात सही है
कि उस वक्त का जो माहौल था, किसी न किसी रूप में जल्दी से जल्दी एमएलए आने चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पर आंध्रा में भी एक किडनैपिंग की एक बड़ी घटना हुई थी और वो भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ बना दी थी। उसमें मेरे ख्याल से किसी का मर्डर भी कर दिया था, जिसके कारण से गवर्नमेंट को और प्रेशर था और वो प्रेशर हम पर भी डायरेक्टली आता था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया कि एक नाटकीय किडनैपिंग असली किडनैपिंग में बदल गई। बुक का नाम ट्रबल शूटर क्यों है? जयेश, ट्रबल शूटर इस किताब का नाम इसलिए है क्योंकि जैसे ट्रबल शूटर को अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है संकट मोचक। तो ये कहानी एक ऐसे आईपीएस अधिकारी के ऊपर है जिसे सरकार हमेशा संकट की जगह पर भेजती थी, कुछ ऐसी जगहों पर जो सरकार को लगता था कि ये जगह उसके लिए नासूर बन गई है, उसके लिए ऐसा संकट है जो आसानी से जिससे निपटा नहीं जा रहा है, तो ऐसे ठिकानों पर उनकी पोस्टिंग की जाती थी, ऐसी जिम्मेदारी उनको दी जाती थी। जैसे कि जब 80-90 के दशक में गढ़चिरौली में नक्सलवाद ने कोहराम मचा दिया और सरकार का सिस्टम वहां पर पूरी तरह से नाकामयाब हो गया, तो ऐसे ठिकाने पर उनको भेज दिया गया। जब महाराष्ट्र में जगह जगह पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, तो ऐसी जगह पर उनको उससे निपटने के लिए भेजा गया। इसके बाद जब मुंबई के सांप्रदायिक दंगे हुए और उन दंगों के दोषियों को धरपकड़ करने की बारी आई, उनको प्रोसिक्यूट करने की बारी आई, तो ये ऐसा काम था जो कोई नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसमें यह भी बात थी कि खुद पुलिस अधिकारियों को भी पकड़ना था, पुलिस कर्मियों को भी पकड़ना था, यानी कि अपने ही साथ काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, अपने मातहत या अपने से ऊपर के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। तो ऐसी जगह पर भेजा गया। जब आतंकवाद का चैलेंज आया पिछली सदी के आखिर में या इस सदी की शुरुआत में, जब मुंबई में आतंकी घटनाएं होने लगी और सरकार को लगा कि इससे निपटने के लिए कुछ करना चाहिए, तो वहां भी इस अधिकारी को जो है जिम्मेदारी दी गई। और इस अधिकारी ने जहां भी इसको सरकार ने भेजा, वहां पर उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया। जब गढ़चिरौली भेजा तो वहां पर उन्होंने गढ़चिरौली के आदिवासियों को लेकर एक अलग कमांडो फोर्स बना दी, जिसके नतीजे आज तक नजर आ रहे हैं। और आज अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीना तान कर ये कहते हैं कि महाराष्ट्र नक्सल मुक्त हो गया, तो उसमें इस गढ़चिरौली की C60 कमांडो फोर्स की बहुत अहम भूमिका है। इसके बाद जब आतंकवाद से निपटने की बारी आई, तो जो एक फुल फ्लेज आतंकवाद विरोधी दस्ता महाराष्ट्र सरकार की ओर से बनाया गया, तो उसकी स्थापना इन्हीं अधिकारी ने की। जो दंगों के, मुंबई दंगों के आरोपियों की धरपकड़ के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, उसका गठन भी इन्हीं अधिकारी ने किया। और जब मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जब सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, जैसे औरंगाबाद में या दूसरे जिलों में, तो वहां पर भी इन्हीं अधिकारी को भेजा गया निपटने के लिए। तो ये अधिकारी हैं केपी रघुवंशी, 1980 बैच के अधिकारी हैं, और इसीलिए इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। इनके जीवन में घटित, इनके पुलिसिया करियर में घटित जो घटनाएं हैं, उस पर ये किताब आधारित है, और इसलिए इस किताब का शीर्षक दिया गया है ट्रबल शूटर। राइट सर, जब आपको जितेंद्र सर ने फर्स्ट टाइम बताया कि ऐसी एक बुक वो लिखने वाले हैं और उसका टाइटल ट्रबल शूटर होने वाला है, आपके रिएक्शन क्या थे, पहले रिएक्शंस? एक्चुअली जब ये बुक लिखने वाले हैं, इन्होंने मुझे बताया, तो मैं बुक लिखने के फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं था। मैंने कहा कि तो पुलिस कैरियर में जहाँ जिसकी पोस्टिंग होती है वहाँ उसको काम करना ही पड़ता है। ट्रबल शूटर जो नाम है ये बाद में दिया गया था, क्योंकि जब इन्होंने सारी सब लिखने के बाद में इन्होंने, एक इनके मित्र हैं, उन्होंने बैठ करके इसको डिसाइड किया कि इसका होना चाहिए। तो मुझे तो इसका ट्रबल शूटर का जो नाम है वो भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, सारा कंटेंट देखने के बाद में यही टाइटल इसको सूट करता है। तो मैंने कहा ठीक है, इस तरह की बात है। सही, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि जब मैंने बुक पढ़ी एंड जहाँ जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई और जिस केसेस में हुई, जिस इवेंट्स के थ्रू हुई, ट्रबल शूटर एकदम एक्यूरेट नाम है, क्योंकि आपको ट्रबल शूटर की तरफ भेजा गया था एंड आपने एक्चुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी वहाँ पे। सो विच इज़ अ बिग थिंग। एंड वो दिखाता भी है कि टूवर्ड्स द एंड जिस तरह से गवर्नमेंट को भी फिर रियलाइज़ हुआ कि कितने ज़्यादा आप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ट्रबल शूटर आपके लिए एकदम सूटेबल है सर। उस मायने में आपको ATS चीफ बनाया गया था और उस पोजीशन से यूपीए सरकार ने आपको रिमूव किया था। इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, मैं ATS जो है ना, ये 2004 में मैंने ही बनाया था। तो मैंने क्या बनाया था, गवर्नमेंट ने GR किया था, मेरा पोस्टिंग था, मैं सबसे पहले वहाँ जाकर, जब मैं 2004 से लेकर के और 2008 की फरवरी मार्च तक मैं उसमें था।
फिर करकरे साहब को मैंने शायद दे दिया था। मेरा प्रमोशन एडिशनल डीजी रेलवे हो। जब अनफॉर्चुनेटली 2008 में ये जो 26/11 हुआ, तो उस टाइम फिर मुझे फिर वापस उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मैं दोबारा से फिर एटीएस का चूँकि मुझे एडिशनल चार्ज था मेरे पास, तो एडिशनल चार्ज के लिए मैं ऑलरेडी इस चार्ज में रह चुका था 3-4 साल, तो मैं उसमें कंटिन्यू करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है। तो मैं भी चीफ मिनिस्टर से भी मैंने कई बार मिला, मैंने कहा कि मुझे आप बहुत हो गया है, मुझे आप इस चार्ज से मुक्त कर दे। बोले नहीं आप ये इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन कर दी थी कि एटीएस की पोस्ट, क्योंकि मेरे पास एडिशनल चार्ज था, हाई कोर्ट में पिटीशन कर दी थी कि गवर्नमेंट किसी को पोस्ट नहीं कर रही थी। तो हाई कोर्ट में वहाँ के वकील ने बोला कि उस पोस्ट पर कोई जाने को तैयार नहीं है, इसलिए वो खाली पड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि तो इसको 15 दिन के अंदर अंदर इसको भरो। तो गवर्नमेंट ने वापस क्या किया कि उस पोस्ट को अपग्रेड कर दिया और मुझे वहाँ पर पोस्ट कर दिया। ये 26/11 के बाद की बात है। ये 26/11 के बाद की बात है, जब मेरे पास एडिशनल चार्ज था, जब 6-8 महीने हो गए थे। तो उसके बाद में फिर मेरा रेगुलर पोस्टिंग कर दिया। तो मैं फिर 2-3 महीने बाद में सीएम के पास गया, साहब अब तो ठीक है, हो गया, अब उसको मेरा ट्रांसफ़र नहीं किया, नहीं बहुत। और लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एक ऑपरेशन रन किया था, इसमें ओएनजीसी की बिल्डिंग में आग लगाने के लिए टेररिस्ट उसको प्लान कर रहे थे, पाकिस्तान से वो मॉनिटर कर रहे थे। हम जो उसको मॉनिटर कर रहे थे, हम केवल वो हमारे पास में इसको जो रिकॉर्डिंग थी, उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा वो सबूत नहीं था। तो जब एफआईआर दाखिल करने वाली बात आई, तो उसने हमारे वो जो वकील ने बताया कि भाई आप इसको, हमने वो दाखिल कर लिया, बाद में वो अरेस्ट हो गए, उसको भी सजा होगी, 5 साल हो जाने के बाद में वो लोग भी बाद में चले गए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस में जब हमने ये एफआईआर दाखिल की, तो उसमें अचानक से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। उससे पहले क्या हुआ था कि जब 2008 में जब मैं वापस मेरी पोस्टिंग हुई, उस टाइम ये मालेगांव 2 जो ब्लास्ट केस था, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन था। अचानक से ये खुला हुआ था, उसका चार्जशीट मेरी सुपरविजन में दाखिल हुई थी। तो उस टाइम पर जब मुझे चार्जशीट दाखिल करने से पहले मुझे दिल्ली बुलाया गया। वहाँ उस टाइम जो मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि उसमें तुम वो एक बड़े इम्पोर्टेंट उसमें आरोपी हैं, उसको आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा साहब उसमें तो जो अभी कई आरोपी हैं जो उसमें अरेस्ट होंगे, अभी तो हम चूंकि टाइम हमारा हो रहा है, उसके बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं, उसमें क्लियर अभी तो। जैसे इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के हैं, वो तो एक मीटिंग में भी थे, मुझे पहले बताया गया था, मुझे दिखाया गया था करके सामने के टाइम पर, आपके ऑफिसर्स ने आकर दिखाया गया था, और आप उसमें, मैंने कहा साहब उसमें वो 150-200 लोगों के बीच में थे, उस तरह का। तो मैं आ गया वापस। उसके बाद में फिर मेरे पास मुझे वो कि भाई वो क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट हुए। मैंने कहा साहब उनका, मैंने अपने ऑफिसर से मैंने यहाँ तक कह दिया कि साहब अभी टीम वही की वही टीम है, आप चाहें तो मैं पूरी टीम भेज देता हूँ, आप उनका वो देख कर लीजिए, उन्हें नहीं। तो उस रंजिश में लेकर के ये जो ओएनजीसी का हुआ था, मौके सब लोगों को कह रहे हैं कि भाई होम मिनिस्टर नाराज है, होम मिनिस्टर नाराज है इस बात के लिए इंद्रेश कुमार को अरेस्ट नहीं किया। उस टाइम एक हिंदू टेररिज्म का एक बड़ा सैफरन टेरर का बड़ा वो था, और उस टाइम ऑलरेडी लोग इस बात के थे कि मैं जो मालेगांव 2 के केस को मैं खत्म कर दूंगा, मैं खराब कर दूंगा, मैं इस तरह का एलिगेशन मेरे खिलाफ ऑलरेडी शुरू हो गए थे। ये तो पहले से ही वो है, इसने श्री कृष्णा कमीशन में भी वो अरेस्ट नहीं किया था। एक और बात हो रही थी ना कि आप लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को पहले से जानते थे, उन्हें आपने एक आपके कार्यकाल में आपने उन्हें इन्वाइट भी किया था एक कुछ स्पीच देने या किसी रीजन से। जब मैं एटीएस रेज कर रहा था, तो उस टाइम पर कहीं किसी जगह पर एटीएस था नहीं, तो एटीएस की कैपेबिलिटी को बनाने के लिए, अब वो आर्मी इंटेलिजेंस में कर्नल थे, इनफैक्ट उस टाइम मेजर था, मेजर पुरोहित उस टाइम, वो आर्मी इंटेलिजेंस में जो आदमी, अब जब मैं तो सब ये लोगों के सर पर, चाहे आर्मी के हो, नेवी के हो, पुलिस के हो, दूसरे स्टेट्स के हो, सभी के लोगों से मैं संपर्क में था। तो जब ये आके मुझसे मिले, तो आर्मी इंटेलिजेंस में जो आदमी काम करता है, तो कैसे उसको अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए मैंने इसको बाकायदा बुलाया था, और बुलाने के बाद में मैंने इसको अप्रिशिएशन लेटर भी दिया था कि भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लोगों को ट्रेंड किया। तो ये बात तो ये जब मैं एटीएस को रेज कर रहा था, तो उस टाइम की बात है। बाद में मेरे ऊपर ये एलिगेशन हुआ कि मैं कर्नल पुरोहित को
और चूंकि पहले मालेगांव पहले केस जो सॉरी जो पहले जो मालेगांव में 2 बार ब्लास्ट हुआ है, जो पहले वाले केस में थे कि ये तो पहले इनको पहले वाले केस के तरह इनमें सारा इनको खराब कर देगा, ये कर देगा, मेरे खिलाफ ऑलरेडी लोगों ने इसके बारे में भी जाकर के पिटिशन डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पिटिशन दी थी, वो बाकायदा फिर कमेंट के लिए मेरे पास ही आई थी कि कमेंट करो इसके बारे में कि भाई आप इसको खराब कर देंगे। तो ये इसका उसमें स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ जो बाकी लोग था, मैंने कहा चूंकि एडवोकेट वही थे, केस वही था, टीम वही थी, अब उसमें मैं किसी को ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं करूँगा। उसमें 1-2 स्पेसिफिक नाम थे जिनको अरेस्ट करने की बात थी, उसके कारण से नाराज़ होकर के ये मौका मिला ओएनजीसी का केस में, और बस और वो मैं भी कहीं पूना में ये जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ था, उसके सिलसिले में मैं पूना में कैंप था। अचानक से मुझे वो आया कि भाई रघुवंशी संटिड। मैं कहा भाई पता नहीं क्या बात होगी, तो वो बहाना मिला करके मुझे उस टाइम जब मैं रिक्वेस्ट करता रहा, बाद में इसके लिए मैं बाद में चीफ मिनिस्टर साहब से मिला था। मेरे साहब जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, इतने दिनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से हटा दो, इतने साल हो गए, पहले मैं 3-4 साल ले लिया, अभी 1.5-2 साल ले लिया, ये मेरे लिए भी ज़्यादा हो रहा है, उस टाइम आपने मुझे ट्रांसफ़र नहीं किया, और अब अचानक से कि होम मिनिस्टर नाराज़ है या चीफ मिनिस्टर कौन थे? अशोक चौहान उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। मैंने उनसे जाकर रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने मुझे कहा कि हमको आपको इससे भी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, हम आपको पूरे महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर का चीफ बनाया, अपना एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर। ये बात सही है, एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर एक ज़माने में नंबर 2 पोस्ट होती थी, पूरे महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर देखते थे। मैंने कहा ठीक है, मैं तो पहले से ही कह रहा था, पर जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है रघुवंशी संटेड टीवी में भी, पेपर में भी, वो भी मुझे खराब लगा इस बात का। राइट। एंड फिर आपका जो करियर है वो आपने उससे फाइनली रिजाइन किया जब आप थाने में पोस्टेड थे, थाने कमिश्नर थे। जब मैं थाने का, फिर बाद में मैं एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर से थाने पुलिस कमिश्नर होकर आया, और यहाँ से फिर मेरा जब टेन्योर पूरा हो गया, 3.25 साल हो गए, मैं आई वाज प्रोमोटेड एज डीजी महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, वहाँ से मैं रिटायर हुआ। राइट। तो सर लास्ट क्वेश्चन एक मैं पूछूंगा कि इतना लंबा जो आपका करियर रहा है, एंड जिस तरह से बुक का टाइटल है ट्रबल शूटर, आई नो कि आप अग्री नहीं करते टाइटल से, बट देन जितेंद्र सर ने भी वो कहा है, एंड आई ऑल्सो अग्री, कि आपको उन सब जगहों पे भेजा गया जहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉब्लम फेस कर रही थी, एंड आपने उन सब चीज़ों को सॉल्व किया है। नाउ व्हेन यू लुक बैक एट द करियर, इतना लंबा जो करियर है, क्या लगता है आपको, क्या फील होता है आज व्हेन यू टर्न द पेजेस अगेन, एंड जब किताब आपने पढ़ी, आप फिर से वो चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे अपने लाइफ के, क्या थॉट आया दिमाग में? देखो, मैं वैसे चूंकि मैं जब मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, तो मुझे पुलिस में वर्दी पहनने का चाव था, शौक था, और इसीलिए मैं इसमें शायद बुक में भी आया होगा कि मैं पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहता था। और जो मेरे उसमें, चूंकि कहीं आप एसपी हो जाओ या कहीं पुलिस कमिश्नर हो जाओ, तो वहाँ पर आप रूटीन का काम कर रहता, आपके पास टीम होती है, जो भी कुछ होता है। जो मुझे मौके मिले हैं जो बिल्कुल नया करने के, अब गढ़चिरौली में जो ये C60 फोर्स बनी, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम देख करके और वहाँ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में मैंने 2-3 महीने तक लोगों से चर्चा की, भ्रमण किया, और चूंकि गांव का रहने वाला हूँ, तो उस परिस्थिति को देख करके मुझे लगा कि यहाँ की प्रॉब्लम यहाँ के लोग ही सॉल्व करेंगे। उसी का कारण C60 बना। उसके बाद में जब मैं यहाँ चूंकि कभी ये STF, ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था, जहाँ पर के मुझे जिस तरह का वो था, अगर श्री कृष्ण कमीशन में जिस तरह नाम दे रखे थे, अगर सभी पुलिस ऑफिसर को के खिलाफ केस दाखिल करते, तो 150-200 पुलिस ऑफिसर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब जब कई बार फोर्स भी इस्तेमाल करना पड़ता है, मैंने भी कर्फ्यू खुद लगाया हुआ है, तो वो सारी, और उसी हिसाब से मैं जो पुलिसिंग करते हुए मैं अपनी लोगों को भी बोला करता था, जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, मैंने कहा आप अपने एरिया के किंग हो, आपका काम है लोगों की दुख दर्द को देखना। अगर आप पुलिस स्टेशन में जो लोग आते हैं, आप उनकी बात को ध्यानपूर्वक शांति से अगर सुन भी लोगे, तब भी उनका आधा दर्द कम हो जाएगा। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो तो फैसला बाद में करेगा, लेकिन जो आदमी पुलिस स्टेशन आता है, वो लुटा हुआ आता है, वो पिटा हुआ आता है, वो समथिंग माइनस होता है, वो इमोशनली भी फिजिकली भी कमज़ोर होता है, दुखी होता है, उसको उस टाइम कंसोल करने की ज़रूरत रहती है। और पुलिस स्टेशन में अगर वो आकर के, जो मैं समझता हूँ कि सही जो जस्टिस दे सकता है, वो पुलिस ऑफिसर ही दे सकता है।
कोर्ट में तो जस्टिस मिलता है, वो बाद में मिलता है, लेकिन जो सुकून या रिलीफ आप जिसको कहते हैं, तो मैं समझता हूँ पुलिस सर्विस जैसी कोई सर्विस नहीं है। और मैं एक संतुष्ट पुलिस अफसर की तरह से मैं कह सकता हूँ। और अब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मान लो मैं अगले जन्म में भी इंसान बना और फिर मुझे वो मिला, तो मैं एक पुलिस अफसर ही बनना चाहूँ। राइट। जितेंद्र सर, आपसे एक लास्ट सवाल कि बहुत से बार ऐसा होता है कि जब कोई ऑथर किसी और पे बुक लिख रहा है तो वो कमीशन होती है, वो बुक कहा जाता है लिखने के लिए, बट इस किताब को आपने खुद होके लिखा बिकॉज मेंशन्ड है बुक के अंदर कि आप नोट्स ले रहे थे सर के साथ में, आपके जितने कॉन्वर्जेशंस होते थे उन सब का, एंड आपने उन्हें फोर्स किया था कि ये बुक आनी चाहिए बाहर, तो ये क्यों था? ये किताब कैसे लिखी गई अपने आप में ये कहानी है। रघुवंशी साहब को पता ही नहीं था कि मैं किताब लिख रहा हूँ। दरअसल किताब ओरिजिनली ये किताब इन पर नहीं थी। ओरिजिनली ये किताब उस कमांडो फोर्स पर थी जिसको इन्होंने जन्म दिया था। C60 कमांडो फोर्स के ऊपर ये किताब लिखी जा रही थी और उसलिए मैं इनसे मिलता भी था और मैं नोट्स भी लेते रहता था। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि रविंद्र आंग्रे नाम के जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी हैं, जब वो वहाँ पर गए थे, गढ़चिरौली में पोस्टिंग हुई, तो वो जब मुझसे मिले और उन्होंने जब C60 फोर्स के बारे में बताया, तब इस किताब के बीच पढ़े और फिर मैंने C60 पर काम करना शुरू किया। और जब ये पता चला कि रघुवंशी साहब भी उसके फाउंडर हैं, तो फिर मैं इनसे मिलने लगा और नोट्स लेने लगा। लेकिन इस बीच होता यह है कि जो मेरे लिटरेरी एजेंट और मेरे दोस्त हैं अनीश चंडी, मैंने उनसे जब इस किताब के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो मिलना चाहते हैं KP रघुवंशी जी से। तो एक बार रघुवंशी साहब दिल्ली गए और वहाँ पर वो चंडी भी दिल्ली में ही रहते थे, तो इन दोनों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद में अनीश चंडी ने मुझे कहा कि ये किताब सिर्फ C60 तक ही सीमित नहीं रह सकती है, क्योंकि जो किस्से और जो कहानियाँ उस छोटी सी मुलाकात में रघुवंशी साहब ने अनीश चंडी को बताई थी, वो बहुत ही उनको इंटरेस्टिंग लगी, दिलचस्प लगी। और ये कहा कि किताब C60 के बजाय KP रघुवंशी पर होनी चाहिए। और इस तरह से फिर ये किताब लिखने का सिलसिला आगे बढ़ा और ये पूरी किताब रघुवंशी साहब के ऊपर तैयार हुई। सर थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस बुक, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं 3 दिन में बुक पढ़ चुका था। कुछ इसमें किस्से हैं जो कि महाराष्ट्र के बारे में है जो लोगों को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अबू सलीम से जिस तरह से पुलिस वाले डरते थे, वो एक किस्सा था। आई हैव नेवर नोन अबाउट दिस। गढ़चिरौली में जो हुआ, आई हैव नेवर नोन अबाउट दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस बुक। एंड KP सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस टू द नेशन, एंड इस पूरे कॉन्वर्सेशन के लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।